स्वागत है आप सभी लोगों का उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अमित तोमर आप लोगों के सामने आईएएस मेंस को लेकर जो पाठ्यक्रम है एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का, उस पर डिस्कशन करूंगा और फिर आगे चलकर क्या भूमिका है आईएएस मेंस में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की, उस पर हम लोग चर्चा करते हुए और कैसे कैसे पढ़ना है, किन चीज़ों पर पढ़ना है, सिलेबस के डिस्कशन, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि 2017 तक के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने उठाया है, यानी जिनको मैंने लिया है, और उसमें से कुछ क्वेश्चंस पे मैं डिस्कशन आप लोगों से करूंगा ताकि आपको ये भी पता चले कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो पूछा गया है उसे लिखना कैसे है और पूछे जाने के पीछे का कारण क्या है। तो इन सभी संदर्भ में कि क्यों ज़रूरी है पारिस्थितिकी और पर्यावरण, आईएएस के पेपर हो चाहे पीसीएस का पेपर हो, यहाँ हम लोग सिर्फ आईएएस पर फोकस कर रहे हैं, मेंस पर फोकस कर रहे हैं, तो क्यों ज़रूरी है एग्जाम में, इस पर भी हम लोगों को चर्चा करनी है। तो हम लोग जो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया एनवायरनमेंट और इकोलॉजी पर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, और एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं और उन विषयों पर चर्चा करना क्यों आवश्यक है, उन सब चीज़ों पर बात करते हैं। अगर हम लोग ध्यान दें, अगर हम लोग गहनता से पेपर को देखें या फिर सिलेबस को देखें तो क्यों आवश्यकता है, क्यों पूछ रहा है आयोग। वर्तमान समय में अगर हम लोग देखें, जो एट अ प्रेजेंट टाइम में पूरे वर्ल्ड को देखें, अर्थ को देखें, तो मानव ने अपनी आवश्यकता के अनुरूप बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। इस मानव ने अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन किया है, जिससे बैलेंस बिगड़ रहा है। और जब बैलेंस बिगड़ रहा है तो बहुत सारी हमें आपदाएं भी दिखती हैं, बहुत सारे परिवर्तन दिखते हैं। मानव जीवित रह पाएगा, किस प्रकार से रह पाएगा, आगे भविष्य क्या होगा, इस तरीके के तमाम प्रश्न हमारे आगे खड़े हो जाते हैं। तो आयोग क्यों ना पूछे भाई, जब जिंदा रहेंगे, मानव के अस्तित्व में रहेगा इस पृथ्वी पर, तभी तो संभव हो पाएगा हम लोगों का यहाँ पर आगे प्रगतिशील कार्य कर पाना इस पृथ्वी पर। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक वैश्विक परिदृश्य को अगर हम लोग देखें, एक पूरे वर्ल्ड लेवल पर हम देखें, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग देश अपने यहाँ कुछ रणनीतियाँ बनाते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अपनी रणनीतियाँ बनाती हैं, सहयोग करती हैं कि किस प्रकार जो ये असंतुलन बनता चला आ रहा है या ये असंतुलन जो बन रहा है और भविष्य के लिए खतरनाक है, उसे किस प्रकार से संतुलित या संतुलन में लाया जा सके। इसी क्रम को, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के यूपीएससी भी आपसे प्रश्न पूछता है, फिर वो चाहे प्री हो, फिर वो चाहे मेंस हो, और तो और इंटरव्यू में आप लोगों से प्रश्न पूछना बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है, मेंस में भी क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से। तो क्या चीज़ है, कैसे पढ़ें, किस तरीके से लिखें। अगर आप लोग देखेंगे तो आईएएस का जो मेंस है, अगर उस मेंस पर अगर आप लोग ध्यान दें तो पेपर थर्ड में, किसमें, पेपर थर्ड में आपको इससे संबंधित चीजें दिखाई देंगी पेपर थर्ड में। अब पेपर थर्ड में जब इससे संबंधित प्रश्न आपको दिखाई देंगे तो आप वहां ध्यान से अगर उन प्रश्नों को देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। प्रश्न ये उठता है कि सर हम कैसे पढ़ें, किस प्रकार से अपने सिलेबस को कम समय में और अच्छे से पूरा करें। तो पेपर डिस्कशन तो होगा ही होगा, पहले सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन पर भी संबंधित मैं आप लोगों से बात करूंगा, ठीक है ना। तो आइए जरा सिलेबस पर बात करें। अगर हम लोग इस सिलेबस को अगर हम लोग देखें कि साहब यूपीएससी क्या चाह रहा है, इस पेपर थर्ड में जो क्वेश्चन बन रहे हैं, आखिर यूपीएससी क्या चाह रहा है, किस प्रकार से प्रश्नों को उठाता है, तो सिलेबस की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए जरा सिलेबस को समझते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है, और बीच बीच में हम लोग इसे आगे भी देखते रहेंगे। तो आइए जरा सबसे पहले अगर हम लोग सिलेबस पर आए तो सिलेबस पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, आपको यहां दिखाई दे रहा होगा एनवायरनमेंट और इकोलॉजी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या क्या है विषय, क्या क्या टॉपिक हैं,
किन मुद्दों पर हम लोगों को बात करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये दिमाग में आने लगता है कि सर प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो जलवायु परिवर्तन से पूछे जाते हैं, सर प्रश्न पूछे जा रहे हैं जैव विविधता से, तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पढ़ना क्यों आवश्यक है? सीधे हम लोग बायोम, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज उसको पढ़ लेते हैं, उस पर काम हो जाएगा हम लोग का। नहीं, यही ही भ्रम एक टूटा 2019 का, जब अभी मेंस हुआ था और 2019 के मेंस में एक प्रश्न पूछा गया वहन क्षमता पर। किस पर पूछा गया? वहन क्षमता पर। वहन क्षमता मतलब कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी, इस पर प्रश्न पूछा गया। अब कैरिंग कैपेसिटी पर प्रश्न पूछा गया, लोगों को तो लग रहा था कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और जो है क्या कहते हैं, इन्हीं पर ही हम लोग बात कर लेते हैं, प्रदूषण पर बात कर लेते हैं, काम हो जाएगा। नहीं, आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है उस पर प्रश्न कहीं से भी कभी भी बना देता। अब बात आएगी कि सर क्यों पूछा, इन सब चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर जिस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे वो विषय होगा, सबसे पहला अगर हम लोग उठाकर देखें, पारिस्थितिकी का अर्थ एवं परिभाषा। मतलब यह है कि हम लोग इकोलॉजी क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसकी वो डेफिनेशन क्यों बनी, आखिर हम किन चीजों का अध्ययन पारिस्थितिकी में करते हैं, इन सभी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना? मतलब क्या है? मतलब अध्ययन क्यों कर रहे हैं साहब, अध्ययन क्यों और किसका, क्यों और किसका, इसमें हम लोगों को यह देखना होगा कि हम अध्ययन किसका कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और क्या है पारिस्थितिकी, कैसा संबंध है पारिस्थितिकी में जीव जंतु, पेड़ पौधों का और उनके आवास को लेकर। उन सभी विषयों पर हम इसका अर्थ समझेंगे और फिर इसकी परिभाषा समझेंगे। तो हमें इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी क्या है, ये जब अच्छे से समझ में आ जाएगा तभी तो हम समझ पाएंगे कि इसके अंदर की चीजें क्या हैं। और जब हम इसका अध्ययन कर लेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकी संगठन के स्तर, लेवल ऑफ इकोलॉजी। अब पारिस्थितिकी संगठन के स्तर भी होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। जब हम पारिस्थितिकी तंत्र को पढ़ते हैं, जब हम पारिस्थितिकी को जानते हैं और उसी में फिर हम इकोलॉजी, एनवायरनमेंट सिस्टम में आ जाते हैं, तो सबसे पहले पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी के स्तर। अब स्तर में क्या चीज हम जानेंगे? स्तर में हम लोग बात करेंगे यहां पर व्यष्टि पर। व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल जिसे कहा जाता है, इंडिविजुअल पर बात करेंगे, पॉपुलेशन पर बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना, कम्युनिटी पर बात करेंगे हम लोग, ये सब स्तर हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग एनवायरनमेंट या जो है इकोसिस्टम पर बात करेंगे, फिर हम लोग बायोम पर बात करेंगे, इसमें ये सारे स्तर हैं। फिर हम लोग बायोस्फीयर पर बात करेंगे। तो ये सारे के सारे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के स्तर हैं। और जब ये पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के स्तर हैं तो इनका अध्ययन किया जाना अति आवश्यक है। पहले तो हम पारिस्थितिकी का अर्थ और उसकी परिभाषा को समझ गए, और उसको समझने के बाद हम जब उसके स्तर पर आएंगे तभी तो हम जान पाएंगे कि कहां, कौन, किसमें, कैसे शामिल होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 2019 में एक प्रश्न पूछा गया वहन क्षमता पर, कैरिंग कैपेसिटी पर। अब वो प्रश्न देखिए कहां से बनाया, इस पर अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। वो प्रश्न कहां और कैसे बनाया वो समझ लीजिए कि वो प्रश्न पॉपुलेशन पर उठाकर और इस पॉपुलेशन की जो कैरिंग कैपेसिटी है, जो वहन क्षमता है, उस पर क्वेश्चन बना दिया गया। किस पर? वहन क्षमता पर, इसकी। अब वहन क्षमता पर कैसे क्वेश्चन बना दिया वो तो हम प्रश्न देखेंगे, तो इस पर खूब अच्छे से चर्चा करेंगे। तो देखिए, स्तर में भी ये स्तर और इसमें से मेंस में एक क्वेश्चन बन गया। ऐसे ही बायोम पर क्वेश्चन बन सकता है, बायोस्फीयर पर बन सकता है, इकोसिस्टम पर बन सकता है। तो इन सब चर्चा करेंगे हम लोग कि पारिस्थितिकी में इनका स्तर क्या है और इन स्तरों का संगठन किस प्रकार से है, क्या ये एक व्यवस्थित ढंग में होते हैं या अव्यवस्थित ढंग में होते हैं, ये सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे पर्यावास एवं निकेत पर, ठीक है ना, हैबिटाट और निकेत, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हैबिटाट एंड निशे, हिंदी में निकेत बोल दिया जाता है इसे, ठीक है।
इस पर चर्चा करेंगे। अब जब बात आएगी जीव जंतु पेड़ पौधे, इनका आवास का, इनका संबंध और फिर इनका आवास का संबंध, तो अब जहां ये रहते हैं, जहां ये जीव जंतु पाए जाते हैं, जो इनका अंतर संबंध है वो कहां बनेगा? पर्यावास में बनेगा, हैबिटाट में बनेगा, निकेत में बनेगा। अब ये आवास और निकेत क्या होता है, इन पर चर्चा फिर हम लोग करेंगे। और आवास और निकेत के आधार पर हम किसी भी जो है कहा जाए जीव जंतुओं के लिए योजना को बहुत सुदृढ़ तरीके से बना सकते हैं, जिसमें हम कम समय में अगर हम आवास और निकेत का ध्यान रख के योजना बनाए जीव जंतु पेड़ पौधों के लिए, तो यह फायदा होगा इससे कि हम उनके आवश्यक जो अनुरूप उनको जो है या कहा जाए उनके अनुकूलित जो पर्यावरण है जहां वो रह सकते हैं, उस पर आधार रखकर हम लोग बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बना सकते हैं, जिससे हमें कम समय या कम मेहनत पर अच्छे रिजल्ट भी मिल सकते हैं। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि राजस्थान के जो है मरुस्थल में और हम ध्रुवीय पोलर बियर ले आए, ध्रुवीय जो भालू है उसको लाकर वहां पर पर्यावास करा दे संरक्षण के लिए, क्या यह संभव है? क्या ऐसा हो पाएगा? क्या वो जीवित रह पाएगा? नहीं ना। तो हमें आवास यानी पर्यावास और कहा जाए निकेत, उन पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना। आगे बात करेंगे अनुकूलन, एडाप्टेशन की हम लोग बात करेंगे कि इनके आवास और निकेत हो गए, ये क्या हैं, अब ये किस प्रकार से अपने जीवन को जीने के लिए अनुकूलन परिस्थिति या अनुकूलित परिस्थितियां कौन सी होंगी, किस प्रकार पर्यावरण में ये भूमिका निभाएंगी। तो फिर हम लोग अनुकूलन पढ़ेंगे। फिर अनुकूलन के बाद हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकी निर्भरता और जैविक अंतर संबंध। ठीक है ना। अब निर्भरता, पारिस्थितिकी निर्भरता, जीव जंतु पेड़ पौधों के अपने विकास और समृद्धि के लिए किस पर निर्भरता होगी, कैसे जैविक अंतर संबंध होने चाहिए, तभी ना एक अच्छी जैव विविधता पनप पाएगी। और जब जैव विविधता अच्छी पनपेगी तो सीधी सी बात है कि पर्यावास में अच्छी अनुकूलतम दशाएं हैं, जीव जंतु खुश हैं, अपने जीवन यापन के लिए सारी चीजें मिल रही हैं। तो इन सब चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे समस्थापन पर, फिर बात करेंगे जैविक समुदाय संगठन पर, फिर अनुक्रमण पर बात करेंगे हम लोग। अनुक्रमण मतलब सक्सेशन। ठीक है ना। अब जब सक्सेशन पर हम लोग बात करेंगे, अनुक्रमण पर जब हम लोग बात करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि क्या सर एक जीव जंतु पेड़ पौधे किसी क्षेत्र के नियमित रूप से वृद्धि उनकी चल रही है, क्या वो वृद्धि नियमित रूप से चलते चलते एक उच्चतम स्तर तक आ जाएगी? और जब उच्चतम स्तर तक आ जाएगी फिर क्या होगा? क्या ऐसा भी होता है कि प्राकृतिक आपदाएं आए या मानवीय हस्तक्षेप के कारण उनमें कुछ कमी आए, या उनकी वृद्धि दर के साथ छेड़छाड़ हो, या अनुकूलन जो परिस्थिति अनुकूलित परिस्थितियां हैं वो बिगड़ जाएं? तब ऐसी सभी चीजों को ध्यान में रखकर हम अनुक्रमण के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम इससे कैसे अच्छा लिख सकते हैं। भाई सीधी सी चीज है। जैसे अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से तो आप लोगों ने देखा होगा कि क्राकातुआ के बारे में आप जान रहे होंगे। अभी हाल ही में इंडोनेशिया में एक और ज्वालामुखी जो है उद्गार हुआ और कई किलोमीटर तक उसका लावा फैला। अब जब लावा फैला होगा तो ये तो निश्चित रूप से है कि वहाँ के आसपास के जीव जंतु पेड़ पौधे उन सब पर बुरा असर पड़ा होगा। या अगर हम लोग बात करें ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगी, अब उस आग में बहुत बड़े लेवल पर वन्य जीव जंतु पेड़ पौधे उन सब का क्षति उनको पहुंची, तो क्या जब ये क्षति पहुंच जाएगी क्या फिर वहां विकास होगा? और अगर होगा तो कैसे होगा? और क्या ऐसी जगह पर विकास जो दोबारा होगा वो किस गति से होगा उसकी अपेक्षा जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब यहां पर अब प्रश्न बनना शुरू हो जाएगा आपका। और इन डाटा का प्रयोग करना आप लोग सीखोगे कि किस तरीके से आंसर को हम लिखें। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बहुत बड़े लेवल पर समझ के हमें लिखनी होती हैं। फिर हम लोग बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं क्या हैं। फिर अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र पर हम लोग बात करेंगे, उन अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं को देखेंगे। जलीय पारिस्थितिकी, सागरीय पारिस्थितिकी, ठीक है ना, स्थलीय पारिस्थितिकी, उन पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं क्या हैं उन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। किस प्रकार से योजनाएं बनेंगी, किस प्रकार से सरकार जीव जंतु पेड़ पौधों को संरक्षण देने के लिए कार्य करे, न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किस प्रकार से काम होना चाहिए। ठीक है ना। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक।
ठीक है ना। अब इन घटकों में देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र पर किनका प्रभाव पड़ता है। क्या ये पारिस्थितिकी तंत्र पर भी किसी चीज का प्रभाव है? जैसे जीव जंतु पेड़ पौधे सब लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं इसी पृथ्वी पर, अपने अपने पारिस्थितिकी तंत्र में, अपने अपने निकेत में, अपने अपने आवास में, लेकिन हर कोई समान रूप से या हर किसी पर हर एक चीज का प्रभाव समान नहीं होता। जैसे अगर हम लोग देखें जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में कोरल को लेकर, प्रवाल भित्तियों को यानी लेकर, तो अगर जल का अधिक तापमान हो जाएगा 20-21 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाएगा तो प्रवाल भित्तियों का क्षरण यानी विरंजन शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके जीवन यापन के लिए अनुकूलित व्यवस्थाएं नहीं होंगी, तो ताप का प्रभाव पड़ गया, प्रकाश का प्रभाव पड़ेगा। अब मृदा का भी प्रभाव होता है। मृदा का प्रभाव कैसे कि कौन सी वनस्पति, जीव जंतु, वनस्पतियां जहां होंगी उसी आधार पर जीव जंतु होंगे, तो अब कैसी वनस्पतियां उगेंगी उसी आधार पर वहां जीव जंतु होंगी। मृदा का भी महत्वपूर्ण भूमिका हमें यहाँ पर फिर समझ में आएंगी। तो इस प्रकार से कई सारे घटकों पर हमको चर्चा करनी होगी और उन घटकों का प्रयोग हम लोग किसी भी पर्यावरण या पारिस्थितिकी में मौजूद जो जीव जंतु पेड़ पौधे हैं उनका जीवन यापन कैसे संभव हो पाएगा उस पर हम लोग काम करेंगे, यहाँ बात करेंगे हम लोग उस पर, ताकि अच्छे से हम समझ सकें। फिर बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार में, जैसे मैंने बता ही दिया टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की, अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र को हम लोगों को देखना होगा। फिर पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार्य पर बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब प्रकार्य में क्या चीजें देखेंगे कि किस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं, उस पर हम लोगों को चर्चा करनी होगी। फिर हम बात करेंगे जैव भू रासायनिक चक्र पर, ठीक है ना। बायो जियो केमिकल साइकिल, इस पारिस्थितिकी तंत्र में, इस पर्यावरण में जो भी संसाधन मौजूद हैं, जो भी खनिज मौजूद हैं, जो भी तत्व मौजूद हैं, उनका उपभोग जीव जंतुओं के द्वारा करने के बाद वो पुनः इसी क्षेत्र में छोड़ जाते हैं और उनका फिर से चक्रण होता है। यही ही प्रकृति की सुंदरता है। हम जिन तत्वों से मिले हैं, हम जिन तत्वों से बने हैं, इन पंच तत्वों से जो हमारा शरीर, चाहे मानव को लेकर अगर हम लोग बात करें, अंत में हम लोग क्या कहते हैं, पंच तत्व में विलीन हो गए। यानी क्या कि जिन तत्वों से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण हुआ था वो तत्व पुनः अपनी अवस्था में फिर से आ गए और फिर से उनका निर्माण जैव भू रासायनिक चक्र के माध्यम से होगा। फिर कोई जो है एक पारिस्थितिकी का निर्माण होगा, फिर वहां पर कोई जंतु जीव जो है उत्पन्न होंगे और फिर से ये चक्र चलता चला जाएगा। तो इसके माध्यम से हम लोग हाइड्रोजन साइकिल पढ़ेंगे, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे, फास्फोरस साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि जल चक्र क्या है, नाइट्रोजन चक्र क्या है, फास्फोरस चक्र क्या है, कार्बन चक्र क्या है, क्योंकि शरीर में कार्बन की किसी भी जीव जंतु को लेकर अगर हम लोग बात करें तो कार्बन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उस भूमिका में कार्बन आया, उसका प्रयोग हुआ, फिर वो यहीं रहा, फिर चक्र होके फिर आया। जैसे जल चक्र पर हम लोग बात करेंगे, जल, समुद्र का जल, नदी का जल, तालाब का जल, झील का जल वाष्पीकृत हुआ, वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में पहुंचा, वायुमंडल में पहुंचकर संघनन हुआ, फिर पुनः वो कहां आ गया, पृथ्वी पर आ गया और फिर से वाष्पोत्सर्जन, फिर ये यानी क्रिया, यानी एक साइकिल है। इसी साइकिल को अलग अलग जो हम जब पढ़ते हैं तो इसको एक मिलाकर कहते हैं हम लोग जैव भू रासायनिक चक्र, बायो जियो केमिकल साइकिल। और इसी पर एक प्रश्न कल जो है यूपीएससी क्या कहते हैं यूपीपीसीएस का एग्जाम था, उसमें प्री में एक क्वेश्चन इसी पर ही बना दिया गया था, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम लोग पारिस्थितिकी समुदाय पर, कम्युनिटी पर हम लोग बात करेंगे कि इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में या इकोलॉजी में किस किस तरीके की कम्युनिटी है, उन कम्युनिटियों के लिए कैसे कैसे क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना, उन सारे तत्वों पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। भारत में वनावरण यानी भारत में वन की स्थिति क्या है, किस प्रकार की है, वो देश जहां पर हम लोग बड़ी जो है क्या कहते हैं रोचक तरीके से अपने जो है धर्म की किताबों में देखते हैं, या कहा जाए सनातन धर्म को जानने के लिए जिन किताबों में हम लोग बात करते हैं, पढ़ते हैं, बड़े बड़े सुंदर वनों का जो है चर्चा होती है, वो वन कहाँ गए, वो वन का क्षरण कैसे हुआ, वर्तमान समय में क्या स्थिति है।
जैसे भारत सरकार ने ये तय किया कि भारत में जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसके 33.33% या कहा जाए 1/3 भाग, भौगोलिक क्षेत्र के 1/3 भाग पर वन होना आवश्यक है। तो भारत में वन कितना है वर्तमान समय में, तो इसमें रिपोर्ट पर बात करेंगे हम लोग, जो वर्तमान में रिपोर्ट आई, और फिर उस रिपोर्ट को अलग अलग जब फॉर्म में हम लिखेंगे आंसर, तो उस रिपोर्ट के डाटा का प्रयोग करेंगे। तो पारिस्थितिकी और पर्यावरण क्या है, पारिस्थितिकी और पर्यावरण में संबंधित हमें किन किन चीजों को पढ़ना है, इन चीजों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। बहुत सारी चीजें आएंगी इसमें, ठीक है। ये तो मैंने आपको जनरलाइज करके एक चीजें बताई हैं कि किस किस तरीके से हमें क्या देखना है, लेकिन जब हम इन्हें पढ़ेंगे और जब समझेंगे तो बहुत मजा आएगा। और जब हमें समझ में आती है चीजें तो हम उसे आसानी से रिलेट कर पाते हैं। किसी भी विषय को पढ़ना आसान है, लेकिन किसी भी विषय को समझना कठिन जरूर है थोड़ा, लेकिन एक बार जब वो समझ में आने लगता है तो आपकी रुचि बढ़ती है, और जब समझ में आने लगता है तो आप उस विषय से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, उनसे संबंधित मुद्दों को आप समझ सकते हैं। तो आपको विषय को पढ़ना, अभी तक क्या होता आया है, पढ़ा ही जाता है, ठीक है ना। सब लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हम लोग जैसे देखते हैं हिंदी मीडियम का जो है पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं, धीरे धीरे सिलेक्शन कम होता जा रहा है। अब इसका कारण क्या है, कहा जाता है कि इंग्लिश मीडियम को बढ़ावा दिया जा रहा है, हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि किसी हिंदी मीडियम में किसी ने अच्छा लिखा होगा और उसे इसलिए बाहर कर दिया जाएगा, नहीं नहीं इंग्लिश मीडियम वाले को लेना, ऐसा तो नहीं होगा ना। कहीं ना कहीं कमी जरूर होगी। वो बात अलग है कि सरकार का ध्यान या आयोग का ध्यान उधर हो, लेकिन यदि आपने अच्छा लिखा है, यदि आपने आकर्षित प्रभावित तरीके से लिखा है, तो निश्चित रूप से आपको मार्क्स तो मिलेंगे। तो फिर गलतियां कहां हो रही हैं, क्यों गलतियां हो रही हैं? गलतियां हो रही हैं इस चीज में कि हमें विषय को समझने और समझने के बाद उस विषय को अपने हिसाब से आप क्या समझते हैं और क्या होना चाहिए, वहां गलती हो रही है। हिंदी मीडियम में एक दिक्कत आती है कि रटी रटाई चीजों को आदमी लिखने की कोशिश करता है, वो समझ में आ जाता है। भाई क्यों आप लोगों से डिस्क्रिप्टिव पेपर है मेंस में, ये भी ऑब्जेक्टिव भी किया जा सकता था अगर नॉलेज ही खाली चेक करनी है तो, नहीं ना। क्योंकि आप एक ऐसे पद पर जाएंगे चयनित होकर, सेलेक्ट होकर, जिस पद पर पहुंचने के बाद आपको अपने नजरिए से काम करना होगा, आपको अपने नजरिए से विकास की रूपरेखा अपने क्षेत्र के लिए तैयार करनी होगी, फिर रिपोर्ट देनी होगी। अब आप रटे रटाए में जाएंगे तो आप कैसी योजना, विकास की योजना पर काम कर पाएंगे, खुद सोचिए। चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो भौगोलिक स्थिति हो, चाहे वो विज्ञान की दृष्टि से हो, चाहे वो ऐतिहासिक दृष्टि से हो, आप किस तरीके से विकास कर सकते हैं अपने क्षेत्र का। तो ये तो तभी होगा जब आप विषय की समझ रखते हो। लेकिन हां, विषय में आप स्पेशलिस्ट नहीं, लेकिन विषय की आपके पास समझ होनी चाहिए, और उस समझ के आधार पर आप काम कर सकते हैं। आइए आगे देखें और क्या हम लोगों को इसमें देखना है इसमें, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करेंगे बायोम पर। किस पर बात करेंगे? बायोम पर। और जब हम लोग बायोम को देखेंगे तो बायोम में क्या पढ़ेंगे कि बायोम होता क्या है, किसको बायोम कहा जाता है, ठीक है ना। फिर जब बायोम के बारे में जब हम लोग जान जाएंगे तो फिर देखेंगे कि क्या पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के बायोम पाए जाते हैं। तब ऐसे कंडीशन में हम लोग पढ़ेंगे ध्रुवीय बायोम, टुंड्रा बायोम। पढ़ा होगा आप लोगों ने ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में, टुंड्रा फॉरेस्ट के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब हम वहां का बायोम जानेंगे, अंतर संबंध को समझेंगे, ठीक है ना। टैगा बायोम के बारे में पढ़ेंगे, पर्वतीय बायोम के बारे में जानेंगे, वनीय बायोम, वन फॉरेस्ट बायोम के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। घास के मैदान के बारे में जानेंगे, और फिर मरुस्थलीय बायोम के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम लोग अभी देख रहे हैं, विकास की रूपरेखा को और तेजी से बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि किसानों को बहुत ध्यान से पुनर्उत्पादन की ओर भी ध्यान देना होगा। और जब हम इन विषयों को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जब आप प्रश्न लिखोगे तो सबसे जरूरी होता है कि प्रश्न लिखने के साथ साथ आप यदि उससे संबंधित कोई ऐसा मुद्दा है, कोई ऐसा केस है जिसके बारे में आप जानते हैं, अगर आप उसे नोटिफाइड वहां करते हैं, केस स्टडी के रूप में थोड़ा सा लिखते हैं कि ऐसा हुआ, तब आप निश्चित रूप से आपका आंसर अच्छा होगा।
भाई कैसे लिखा जा सकता है प्रश्न? प्रश्न को लिखने का तरीका ना होगा, एनवायरमेंट इकोलॉजी को जब आप लिखोगे तो पहले तो बेसिक्स तो जो है उसके आपको लिखने ही है। फिर बेसिक के साथ आप क्या करोगे, सब ये देखोगे कि करंट में क्या चीजें चल रही हैं, उससे अगर रिलेटेड अगर कोई डाटा है तो उस पर बात करोगे। करंट पे रिलेटेड डाटा पर बात करने के बाद आप लोग इफेक्ट को देखोगे, और फिर इफेक्ट को देखने के बाद फिर आप क्या दोगे, सॉल्यूशन दोगे। और इस सॉल्यूशन और इन सब के आधार पर प्रश्न लिखा जाना बड़ा आसान सा बन जाता है, एक ग्राफ बन जाता है। प्रैक्टिस करेंगे अभी तो आप जान पाएंगे कि किस तरीके से हमें समझना है, ठीक है ना। तो जैसे घास के मैदान की अगर हम लोग बात करने लगे, ठीक है ना, तो घास के मैदानों में ज्योग्राफी में आप लोग काफी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है ना। घास के मैदान के बारे में पढ़ते हैं, वनों के बारे में भी पढ़ते हैं, मरुस्थल में आप लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे मरुस्थल, थार का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल का ही जो भाग है, अटाकामा का मरुस्थल, ठीक है ना, अनफुद का मरुस्थल, ये बहुत सारे मरुस्थल है। क्या है इनसे, वहां कौन से जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, वो किस प्रकार से अंतर संबंध स्थापित कर रहे हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव है। इन सारे मुद्दों पर हम लोग बायोम पर चर्चा करेंगे, अलग अलग बायोम पर जानेंगे। और जब हम अलग अलग बायोम को समझेंगे तो हमें क्या लाभ मिलेगा, हमें ये लाभ मिलेगा कि हम एक क्षेत्रीय स्तर पर, हम एक विशेष भौगोलिक क्षेत्रीय स्तर पर चीजों को समझेंगे। वहां के जीव जंतु, पेड़ पौधे, आवास, पर्यावास, निकेत, अनुकूलता, इन सारी चीजों पर हम लोग अच्छे से क्या करेंगे, अपना ज्ञान रख लेंगे। तो उनके लिए कैसे काम किए जाएं, या फिर कोई मानव हस्तक्षेप के कारण यदि उनका क्षरण हो रहा है तो कैसे उनको रोका जाए, या कौन प्रभावित ज्यादा हो रहा होगा, उन सब पर चर्चा बड़े आसानी से हो जाएगी। तो फिर हम लोग बायोम पर चर्चा करेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी, अब बायोडायवर्सिटी पर हम लोग बात करेंगे, जैव विविधता पर बात करेंगे, ठीक है ना। अब जैव विविधता क्या है, इसको हमें समझना होगा। फिर जैव विविधता के स्तर, लेवल्स ऑफ बायोडायवर्सिटी कौन कौन से हैं, अल्फा बीटा गामा, उन पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। जैव विविधता क्यों आवश्यक है, भाई सीधी सी चीज है, इस पृथ्वी पर जो भी मौजूद है वो किसी ना किसी श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। और यदि श्रृंखला की, यदि किसी चेन की एक कड़ी प्रभावित होती है तो पूरी की पूरी चेन यानी पूरी की पूरी श्रृंखला प्रभावित हो जाती है। तो जैव विविधता में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधों की जितनी ज्यादा विविधता होगी, संख्या होगी, उतना ज्यादा श्रृंखला मजबूत होगी एक अच्छे पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए। फिर इसमें स्तर को जानेंगे, फिर जैव विविधता के स्वरूप को समझेंगे हम लोग, जैव विविधता की महत्वता को जानेंगे। भाई जैसे मान लीजिए कि जैव विविधता में अगर हम लोग सीधे सीधे कॉमन सेंस अगर एक लगाएं, समझाने की दृष्टि से मैं आपसे बताऊं कि आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे कि क्या होता है साहब, कि पौधे को खाया कीट ने, कीट पतंगों ने, कीट पतंगों को खाया मेढक ने, मेढक को खाया सांप ने, सांप को खाया बाज ने, खत्म हो गई एक साइकिल, ठीक है ना। अब लेकिन अगर मान लीजिए यदि पेड़ पौधों की संख्या कम होने लगी तो पहले प्रभावित कौन होगा, उन पर आश्रित कीट पतंगे, धीरे धीरे उनकी संख्या कम होगी। जब उनकी संख्या कम होगी तो वो उन पर कौन निर्भर था, मेढक या अन्य जीव, तो जब उनके खाद्य सामग्री कम होगी तो वो प्रभावित होना। फिर ऐसे ही उन पर जो आश्रित थे वो, फिर उन पर आश्रित थे वो, तो पूरी की पूरी श्रृंखला बिगड़ना शुरू हो जाएगी। तो इस महत्व को जानना जरूरी है कि एक पृथ्वी के संरक्षण, मानव सहित जीव जंतु पेड़ पौधों को किस प्रकार से अपने पर्यावास में अनुकूलता दी जाए और उनकी विविधता पर भी ध्यान रखा जाए। उन सारे महत्वों पर हम लोग चर्चा करेंगे जैव विविधता पर। जब जैव विविधता की चर्चा करेंगे तो इसकी क्या सेवाएं हैं उस पर बात कर लेंगे, और इन सभी पर बात करने के बाद फिर बारी आती है हॉट स्पॉट की, जैव विविधता हॉट स्पॉट। और जब हम लोग हॉट स्पॉट की बात करते हैं तो हम ऐसे क्षेत्रों को देखते हैं कि जैव विविधता कहां ज्यादा पाई जाती है। और जब जैव विविधता को आप पढ़ेंगे तो हॉट स्पॉट को, तो फिर यहीं पर आप लोग एक और चीज देखेंगे, मेगा डायवर्सिटी हॉट स्पॉट,
ठीक है ना। तो वृहद जैव विविधता वाले क्षेत्र कौन से होते हैं? जिस प्रकार से स्थलीय पारिस्थितिकी में हॉट स्पॉट होते हैं जैव विविधता के, उसी प्रकार से समुद्री पारिस्थितिकी में भी हॉट स्पॉट होता है, लेकिन उसे हॉट स्पॉट ना कहकर समुद्री पारिस्थितिकी में होप स्पॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होप स्पॉट, ठीक है ना। तो इन सब पर बात करेंगे, होप स्पॉट, ये सारी चीजों को हम लोग समझेंगे, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे जैव विविधता का ह्रास कैसे हो रहा है, किस प्रकार से ह्रास हो रहा है, और इस ह्रास से क्या प्रभाव पड़ेगा उसको भी हमें समझना होगा। मानवीय हस्तक्षेप के कारण हो रहा है, अधिक शहरीकरण के कारण हो रहा है, औद्योगिकीकरण के कारण हो रहा है, प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन के कारण हो रहा है, इन सारे ह्रास को समझेंगे। फिर बात आएगा, सर अगर इस प्रकार से जैव विविधता प्रभावित हो रही है तो निश्चित रूप से सर फिर तो हमें इस जैव विविधता को संरक्षित करना पड़ेगा, कंजर्वेशन करना पड़ेगा, संरक्षण देना पड़ेगा। तो हम संरक्षण कैसे देंगे? तब हम क्या करेंगे? जैव विविधता के संरक्षण पर बात करेंगे, कंजर्वेशन पर बात करेंगे, और तब हम यहां पर देखेंगे इन सितु एक्स सितु, इन सितु एक्स सितु, ठीक है ना, स्वस्थाने संरक्षण और परास्थाने परिरक्षण, ठीक है ना, संरक्षण। तो इसको हम समझेंगे कि किस प्रकार से संरक्षण दिया जाए। फिर संरक्षण के क्या क्या प्रयास हुए हैं, उन प्रयासों पर चर्चा करेंगे हम लोग। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से प्रयास हुए हैं जैव विविधता को संरक्षण करने के लिए, ठीक है ना। तब हम लोग देखेंगे COP15, COP13, पृथ्वी सम्मेलन, उन सब पर हम लोग बात करने पर आएंगे, ठीक है, अलग अलग। फिर देखेंगे हम लोग वैश्विक स्तर पर ये, फिर आएंगे हम लोग भारत में, भारत की जैव विविधता को देखेंगे, फिर भारत में उपस्थित हॉट स्पॉट को समझेंगे, मेगा हॉट स्पॉट क्षेत्र के जो है भारत में हुए उनको भी हम लोग समझेंगे। भारत में कितना वैश्विक स्तर की जैव विविधता का कितना प्रतिशत है और हमें संरक्षण की क्यों आवश्यकता है, उन सब पे बात करेंगे। और जैव विविधता के संरक्षण भारत में कैसे किया जा रहा है, किस प्रकार से करना पड़ेगा, उसको समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। फिर उसके बाद भारत सरकार के द्वारा संरक्षण के लिए कौन कौन सी परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट हो गया, एलिफेंट प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है ना, घड़ियाल परियोजना हो गई, हाथी परियोजना जिसे मैंने कहा, एलिफेंट प्रोजेक्ट, इन सारे प्रोजेक्ट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों है, किस लिए संरक्षण जरूरी है, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करेंगे भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए किए गए प्रयास, यानी कि भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से नियम अधिनियम बनाए गए और जिसमें इनके संरक्षण देने की बात हुई, जीव जंतु पेड़ पौधों की। जब इन्हीं को हम लोग पढ़ते हैं तभी हम लोग पढ़ने लगते हैं बायोस्फीयर क्या होगा, ठीक है ना, इन सारी चीजों को हमें समझना पड़ता है। तब ऐसे कंडीशन में हम लोग देखते हैं पार्क किसे कहेंगे, नेशनल पार्क किसे कहेंगे, रिजर्व किसे कहेंगे, ठीक है ना, बफर जोन किसे कहेंगे, इन सारी चीजों को समझेंगे। और जब उस पूरी परिस्थिति को समझेंगे तभी ना प्रश्न का उत्तर लिख पाएंगे। मान लीजिए आपसे यह कहा जाए कि टाइगर की या गैंडे परियोजना भी, हाथी पर बहुत सारी परियोजना है, ठीक है ना। मान लीजिए किसी एक को हम लोग देख लें, मान लीजिए टाइगर, ठीक है ना, अभी इसका जो है रिपोर्ट भी आई है, आपको पता होगा जनसंख्या पर। अगर मान लीजिए आपसे यह कहा जाए कि भारत में बाघ को संरक्षण देने के लिए भारत सरकार के द्वारा बाघ प्रोजेक्ट शुरू किया गया, ठीक है ना, इसको विस्तार से आप समझाइए। एक ऐसी चीज मैं आपको नॉर्मल सा बोल रहा हूं, एक हल्का सा प्रश्न के तौर पर, आईएएस यूपीएससी ऐसे नहीं पूछेगा, थोड़ा घुमा के पूछेगा। तो आपको यह पता होना चाहिए ना कि भारत सरकार ने क्या प्रयास अभी तक किए हैं, कौन से अधिनियम नियम बनाए हैं राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, फिर उसके बाद वो नियम कितने सफल हुए और उनमें क्या संशोधन की आवश्यकता है। ये स्वयं के विचार होने चाहिए। और ये विचार कैसे आएंगे, क्या रट के आएंगे? नहीं, विषय की समझ से। विषय की समझ का मतलब क्या? विषय की समझ का मतलब यह हो गया कि जब आप जानेंगे कि पारिस्थितिकी में उनका महत्व क्या है, उनके जीवन के लिए कैसा उन्हें आवास चाहिए, उनके जीवन के लिए क्या अनुकूलतम व्यवस्था, क्या अनुकूलतम वातावरण होना चाहिए, उनसे संबंधित चीजों पर जब आप समझेंगे, उस क्षेत्र के बारे में जानेंगे और उस क्षेत्र में कहां कमी है उस बारे में जानेंगे, तभी ना आप अच्छे से प्रश्नों को लिख पाएंगे।
आई होप समझ गए होंगे आप लोग मैं क्या आप लोगों से समझा रहा हूं। तो कोई टफ चीजें नहीं है, ये बहुत आसान है। बस ऐसा समझ लीजिए कि जब पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़ेंगे तो आपको अपने नेचर से, प्रकृति से एक प्रेम हो जाएगा। हम किसी की देखभाल कब करते हैं? जब भी करते जब हम उससे प्रेम करते हैं। हम किसी की भावनाओं को कैसे समझते हैं? जब हम उससे प्रेम करते हैं। चाहे वो माता पिता से प्रेम हो, चाहे वो भाई बहन का प्रेम हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का प्रेम हो, किसी का भी प्रेम, तो हम उनको संरक्षित रखने के बारे में भी सोचते हैं। हम ये भी सोचते हैं उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कैसी जगह वो रहना चाहते हैं, कैसी जगह वो नहीं रह पाएंगे। ये कैसे विकसित होता है? हमारा संबंध है, हम उनसे प्रेम करते हैं, हमारी जिम्मेदारियां भी हैं। तो बस उसी प्रेम को मैं आपके अंदर उन जिम्मेदारियों को जगाऊंगा और शब्दों के माध्यम से धीरे धीरे बताऊंगा, देखो पारिस्थितिकी में ये मतलब है, इसको कैसे समझे। तब जब वो समझ, वो प्रेम, वो जो है आपकी जिम्मेदारियां आपके अंदर आएंगी, जब तब विषय के अतिरिक्त विषय आपको बोझ नहीं लगेगा, बल्कि विषय आपको यह लगेगा कि यार हम कैसे कैसे और चीज कर सकते हैं। और यही चीज अन्य विषयों पर भी लागू होगी। किसी यही नहीं है कि सिर्फ पर्यावरण पारिस्थितिकी, सभी विषयों पर लागू होगी। ठीक है ना? तो सबको समझेंगे हम लोग। फिर बात करेंगे जैव विविधता संरक्षण में संलग्न संस्थाएं कौन कौन सी हैं। राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग जैव विविधता पर इस पर चर्चा करेंगे। फिर आगे देखें और क्या पढ़ना है हम लोगों को। फिर बात करेंगे हम लोग आर्द्र भूमि पर। ठीक है ना? आर्द्र भूमियों के बारे में, वेटलैंड के बारे में बात करेंगे। आर्द्र भूमियां क्या है, हम लोग प्रवाल भित्तियों पर भी बात करेंगे। ठीक है ना? कोरल क्या है, कोरल रीफ क्या है, कोरल विरंजन क्यों हो रहा है, इन सब पर भी हमें बात करनी है। ठीक है, तो पहले आर्द्र भूमि देखेंगे। तो पहले आर्द्र भूमि का बारे में जानेंगे कि क्या होती है आर्द्र भूमि। तो आप लोगों ने परिभाषाएं अलग अलग पढ़ रखी होंगी कि आर्द्र भूमि इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, इतनी गहराई होनी चाहिए। लेकिन अगर एक साधारण तरीके से आपसे पूछा जाए कि आर्द्र भूमि क्या है, तो उसको सरल शब्दों में कैसे हम बता सकते हैं, या किसी बच्चे को अगर समझाना हो तो आप कैसे बता सकते। आप वहां पर किसी बच्चे को तो नहीं समझा रहे, लेकिन आपकी भाषा एक सरल और ऐसी होनी चाहिए जो एक बार में समझ में आए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, फिर हम आर्द्र भूमियों का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण देखेंगे, कैसे कैसे, कहां कहां, किस किस प्रकार की आर्द्र भूमि है। फिर आर्द्र भूमियों के बारे में जानने के बाद इनका महत्व क्या है इस पर्यावरण पारिस्थितिकी में, इस पृथ्वी पर, इन महत्वों को हम लोग समझेंगे। क्योंकि आर्द्र भूमियां जल संरक्षण या जल कैप्चर में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन आर्द्र भूमियों में मैंग्रोव वन भी होते हैं, और ये मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्रों को आने वाले भारी भयंकर चक्रवातों से बचाते भी हैं, सुनामी जैसी चीजों से बचाते हैं। तो आर्द्र भूमियों का होना क्यों जरूरी है, तो अलग अलग चीजों को हम इनके महत्वता को समझेंगे। ठीक है ना? फिर बात करेंगे भारत में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। फिर उस पर हम लोग बात करेंगे कि भारत सरकार किस प्रकार से इन आर्द्र भूमियों के संरक्षण पर बात कर रही है। जैसे अगर आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है ना, कि अभी हाल ही में रामसर सम्मेलन, ईरान में एक जगह है रामसर, और वहां पर आर्द्र भूमियों को लेकर पहली बार सम्मेलन शुरू हुआ, आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित। तो इसीलिए उस जगह के नाम पर ही उस सम्मेलन का नाम रामसर कन्वेंशन के नाम से कर दिया। रामसर ईरान में है, याद रखिएगा, कहीं ये मत सोचिएगा राम जुड़ा है तो भारत में ही होंगे, नहीं तो इधर इंडोनेशिया या मलेशिया वाले देशों में होंगे, नहीं साहब। ठीक है ना? तो रामसर सम्मेलन जो आर्द्र भूमियों से संबंधित है, अभी हाल ही में आपको पता होगा कि भारत में 10 आर्द्र भूमियों को इसने रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 10 भारत की आर्द्र भूमियों को शामिल किया, जिससे 36 आर्द्र भूमियां हो गई। अब उन 10 में से भी 6 आर्द्र भूमियां यूपी की हैं। ठीक है ना? अब कल इसी पर एक प्रश्न बन गया, कल प्री का पेपर था, यूपी पीसीएस में पूछा गया। तो यूपी पीसीएस में पूछा गया कि हाल ही में कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर सम्मेलन के तहत यूपी की कितनी आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया, तो 6 को शामिल किया गया था। तो रामसर सम्मेलन क्यों आवश्यक है? रामसर सम्मेलन के तहत आर्द्र भूमियों को संरक्षण कैसे दिया जाता है, और कौन सी आर्द्र भूमियां
रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रूप में शामिल होती हैं? क्या उनका कोई पैरामीटर है, मापदंड है? उन पर चर्चा करेंगे। और ये रामसर सम्मेलन के माध्यम से वैश्विक स्तर पर आर्द्रभूमियों के संरक्षण पर क्या कार्य किए जा रहे हैं, उन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आर्द्रभूमि क्या है, आर्द्रभूमियों का वर्गीकरण, इनका महत्व, इनका संरक्षण, इनका अंतरराष्ट्रीय प्रयास, इनका राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण का प्रयास। जब आर्द्रभूमि की महत्वता को समझ लेंगे, आर्द्रभूमि क्या है ये जान लेंगे, और क्यों जरूरी है आर्द्रभूमियां, जब ये समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली दिमाग में आने लगेगा इसके लिए, संरक्षण के लिए, बचाने के लिए ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें, अभी तक क्या हुआ है उन सब पर चर्चा करेंगे, आसानी से आ जाएगा। और इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है 2017 पर आर्द्रभूमियों पर, तो आर्द्रभूमियों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और फिर से ये चर्चा में आ गया, 2017 में पूछा गया था इसे, अब फिर चर्चा में आ गया ये आर्द्रभूमियां, ठीक है। 2018 या 17 में पूछा है, चर्चा में क्यों आ गया? क्योंकि इस साल 10 रामसर सम्मेलन के तहत 10 अंतरराष्ट्रीय आर्द्रभूमियों के तहत भारत के शामिल की गई हैं, ठीक है ना। आगे देखें हम लोग जलवायु परिवर्तन। अब जब हम लोग जलवायु परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है जलवायु परिवर्तन, इसको हमें समझना होगा। क्यों आवश्यक है जलवायु परिवर्तन के तहत संरक्षण, इसको समझना होगा। ये जलवायु परिवर्तन हो क्या रहा है, तो जलवायु परिवर्तन के परिचय को समझेंगे हम लोग। भाई, मानव अपने जीवन यापन के लिए, अपने विकास के लिए बड़े स्तर पर, छोटे मोटे स्तर पर नहीं, बड़े स्तर पर इस पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, इस वायुमंडल को प्रभावित कर रहा है, इस जलमंडल को, स्थल मंडल को प्रभावित कर रहा है। और जब प्रभावित कर रहा है तो उसके परिणाम भी तो देखने होंगे। परिणाम धूप तरीके के होंगे, या तो परिणाम सकारात्मक आएंगे या परिणाम नकारात्मक आएंगे। अब जब परिणाम सकारात्मक और नकारात्मक होंगे तो हमें यह देखना है नकारात्मक प्रभाव हम पे पड़ रहा है या सकारात्मक। तो जलवायु परिवर्तन के तहत हम लोग नकारात्मक प्रभावों को देखते हैं कि किस प्रकार से नकारात्मक प्रभाव इस पृथ्वी के जीव जंतु, पेड़ पौधों पर पड़ रहा है। हम लोग अपने विकास के लिए तेजी से वनों की कटाई कर रहे हैं, वहां पर शहरीकरण को बढ़ा रहे हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि मानव का विकास हो रहा है, तेजी से शहर डेवलप हो रहा है, सिटीज डेवलप हो रही हैं, लेकिन जितने तेजी से ये सिटीज डेवलप हो रही हैं उतने तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, उतने तेजी से बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है। और जब इन बिल्डिंगों का निर्माण तेजी से हो रहा है, रोड का निर्माण होगा, कंक्रीट का प्रयोग बड़े लेवल पर किया जाएगा, तो सीधी सी बात है कि यही क्षेत्र फिर हीट आइलैंड में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? हीट आइलैंड या ऊष्मा द्वीप में बदलने लग रहे हैं, और ऊष्मा द्वीप चर्चा का विषय बन रहा है। अब ये ऊष्मा द्वीप क्या, शहरों के लिए ये प्रयोग होता है, इनको हम लोग समझेंगे कि पास में ही उसी शहर से लगे हुए गांव का तापमान वायुमंडल में उपस्थित और उस शहर के वायुमंडल में उपस्थित तापमान में अंतर होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक या 1 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो वो अंतर क्यों होता है? क्योंकि कंक्रीट से बने भवन ऊष्मा का अवशोषण तेजी से करते हैं, लेकिन ऊष्मा को निकालते, भेजते, एक्सर्शन बहुत कम करते हैं, ठीक है ना। तो वो ऊष्मा अवशोषित रहती, धीरे धीरे यही शहर हीट आइलैंड में बदलते चले जा रहे हैं। तो ये एक प्रभाव हुआ। अब क्या होगा? वायुमंडल में गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो जलवायु का परिवर्तन होना आवश्यक है। हम लोग बड़े लेवल पर क्या कर रहे हैं? मानव अपने खाद्य उपलब्धता को बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड्स का प्रयोग कर रहा है, ठीक है ना। अब जब पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रहा है, कीटाणुनाशकों का प्रयोग कर रहा है कृषि में, तो उसे तो लग रहा है कि उत्पादन सिर्फ बढ़ जाएगा, खाद्य आपूर्ति बढ़ानी है, जनसंख्या भी तो तेजी से बढ़ रही है ना। अब जब खाद्य आपूर्ति बढ़ाने के लिए वो उत्पादन बढ़ाने की सोच रहा है, तो इस उत्पादन बढ़ने से वर्तमान समय में तो उत्पादन बढ़ता दिखाई देगा, लेकिन भविष्य में होने वाला परिवर्तन उसे दिखाई नहीं देगा। जैसे हरित क्रांति भारत में आई,
बहुत आवश्यक थी, लेकिन अब इस हरित क्रांति के दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में बड़े लेवल पर कीटनाशकों का, पेस्टिसाइडों का प्रयोग किया गया। अब जब इन कीटनाशकों का बड़े लेवल पर प्रयोग किया गया तो ये कीटनाशक मृदा के अंदर चले गए, मृदा की फर्टिलिटी बदल गई, वहां मृदा के नीचे उपस्थित भूमिगत जल वो दूषित हो गया, और तो और बड़े लेवल पर कैंसर रोगी होने लगे। तभी ना भटिंडा से और राजस्थान के बीकानेर के लिए एक ट्रेन चलती है और वहां पर उसको कैंसर एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जलवायु परिवर्तन में मानव आया ना प्रदूषक के कारण। तो जलवायु परिवर्तन को हमें समझना होगा, किस प्रकार से औद्योगिकीकरण से भी जो है तेजी से सारी चीजें, उन सब पे चर्चा करेंगे हम लोग। तो जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है इसको समझेंगे, फिर ग्रीन हाउस गैस प्रभाव क्या है, ठीक है ना, इफेक्ट क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है ना, और ग्लोबल वार्मिंग को समझेंगे हम लोग, किस प्रकार से तेजी से जो है ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ग्लेशियर पिघलने के बाद समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और आपदा आ सकती है आने वाले समय में, उसको हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग ओजोन के बारे में बात करेंगे। ओजोन, इस ओजोन, वो ओजोन जो वायुमंडल में उपस्थित है, समताप मंडल में स्थित है, जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को जो अवशोषित करती है, उस ओजोन के बारे में बात करेंगे। और उस ओजोन का निर्माण कैसे हो रहा है, उस ओजोन का क्षरण कैसे होता है, उस ओजोन के क्षरण को कैसे नियंत्रित किया जाए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे नियंत्रित करने के, क्षरण को नियंत्रित करने के उपाय या प्रयास किए जा रहे हैं, उन सब पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वगैरह सारे, वियना कन्वेंशन सब इसके तहत आ जाएगा फिर आपको समझ में आएगा कि ओजोन होना क्यों जरूरी है, क्षरण कैसे हो रहा है, क्षरण के भी तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है ना। वही ओजोन जो हमारा प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में है, हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहा है प्राकृतिक रूप से जो है, लेकिन वो ओजोन जो मानव पृथ्वी से ऊपर भेज रहा है, वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है, खतरनाक है। अब आप कहोगे सर क्या मानव भी ओजोन का जो है उत्सर्जित कर रहा है? जी हां, आप बड़े लेवल पर फोटोस्टेट कराते हो, बड़े लेवल पर नोट्स की फोटोस्टेट, ये फोटोस्टेट, वो फोटोस्टेट, खूब फोटोस्टेट करा रहे हैं। फोटोस्टेट की मशीन से निकलने वाली गैस ओजोन ही होती है। तब ऐसे कंडीशन में वहां दिक्कत, ओजोन मानव द्वारा उत्सर्जित, और ये मानव द्वारा उत्सर्जित ओजोन खतरनाक है, खराब है, लेकिन प्राकृतिक रूप से निर्मित ओजोन वो सही है। तो हम इन सारी चीजों पर बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे भूनिम्नीकरण पर, मरुस्थलीकरण पर। जैसे अभी मैंने बताया तेजी से मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में, ठीक है, इन सारी चीजों पर बात करेंगे हम लोग। फिर हम लोग बात करेंगे प्रवाल भित्तियों पर, कोरल रीफ पर, ठीक है। फिर प्रवाल भित्तियों का क्षरण कैसे हो रहा है, किस प्रकार से चर्चा में ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ, विश्व की सबसे बड़ी जो है कोरल रीफ की जो है एक श्रृंखला, उसको लेकर रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में उस क्षरण को बताया गया और कारण बताए गए, उसको समझेंगे। और इनका होना क्यों आवश्यक है इसको भी समझेंगे। तो हम बहुत सारी चीजों पर इस पे चर्चा करेंगे, प्रवाल भित्तियों पर, ठीक है ना। आगे हम लोग देखें जलवायु परिवर्तन के बाद और क्या देखेंगे, फिर पढ़ेंगे प्रदूषण, पॉल्यूशन। प्रदूषण क्या होता है, प्राथमिक द्वितीयक उन सबको समझते हुए, क्योंकि हम जब मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे तो हमें यह भी तो लिखना होगा कि प्रदूषक कोई है, लेकिन कैसा प्रदूषक, प्राथमिक या द्वितीयक। तो प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषक क्या है, उस पर बात करेंगे। फिर वायु प्रदूषण पर बात करेंगे, जल प्रदूषण से संबंधित बात करेंगे, ठोस अपशिष्ट के कारण प्रदूषण, इस पर एक क्वेश्चन 2019 में पूछा गया, ठोस अपशिष्ट से लेकर 2019 या 18 में पूछा गया, इससे मेंस में, आईएएस मेंस में क्वेश्चन आया है इससे, ठीक है ना। अब ठोस अपशिष्ट से संबंधित प्रदूषण, इनका निपटान कैसे हो, कैसे भूमिकाएं जो है निभाएं संस्थाएं अपनी अपनी, उन सब पर चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है ना। ऐसे ही वायु प्रदूषण को लेकर हम लोग देखेंगे, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है, उसके डाटा का प्रयोग हम लोग यहां पर कर सकते हैं। भारत में वायु प्रदूषण के लिए क्या काम किए जा रहे हैं, कौन सा इंडेक्स है, उस पर हम लोग बात करेंगे। जल प्रदूषण को लेकर, जल, भूमिगत जल किस प्रकार से प्रदूषित हो रहा है, उनको
प्रदूषित होने से कैसे रोका जाए, इन सब चर्चा की जाएगी। प्रदूषण को समझेंगे, मृदा प्रदूषण को समझेंगे, सॉइल पॉल्यूशन। जी हां, बड़े लेवल पर जब आप पेस्टिसाइड कीटनाशकों का प्रयोग करोगे तो मृदा भी तो प्रदूषित होगी। उत्पादन जरूर बढ़ जाएगा एक समय के लिए, लेकिन एक समय के बाद उस मृदा की उर्वरक क्षमता, फर्टिलिटी कमजोर हो जाएगी। तब ऐसे कंडीशन में हम कैसे लगाम लगाएं इस मृदा प्रदूषक पर, इस पर हम लोग बात करेंगे। फिर बात करेंगे उपचारात्मक उपाय, ठीक है ना, इनका उपचार कैसा हो, किस तरीके से हम इस पर काम करें, ठीक है। इसी में आ जाएगा बायो रेमिडिएशन। क्या आ जाएगा? बायो रेमिडिएशन, जैव उपचार जिसे हम लोग कहते हैं, इसी के तहत हम लोग पढ़ेंगे। और जैव उपचार हो गया, फाइटो रेमिडिएशन हो गया, ठीक है ना, एक और होता है फाइटो रेमिडिएशन। इन पर चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है ना, इन सभी चीजों पर। और जब हम ये समझ जाएंगे कि किस तरीके से इनका उपचार होना चाहिए, तो सीधी सी बात है, तभी ना हम बता पाएंगे ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ये चीजें। लेकिन हां, ये हमें समझना अति आवश्यक है कि इस विषय को समझने के लिए बेसिक्स तो होने ही चाहिए, लेकिन करंट भी इसमें आपको जोड़ेंगे किसी भी विषय में, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो साइंस टेक हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो एनवायरमेंट इकोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो। वर्तमान की रिपोर्टों को, डाटा को जब आप लिखते हैं तो आपका प्रश्न प्रभावित करता है इन्विजिलेटर को, ठीक है ना, परीक्षक को। और जब प्रभावित करता है तो उसी प्रकार से वो मार्क्स देता है। कई बार क्या होता है, हम सिर्फ वैसे ही लिखते चले आते हैं जैसे पहले के लोग, हमने कुछ किया ही नहीं, अपना निष्कर्ष, अपना सुझाव कुछ दिया ही नहीं, दिक्कत होती है। अभी जब आंसर राइटिंग हम लोग करेंगे तो इसे सीखेंगे कि देखिए कैसे अपनी चीजों को शामिल करें और कैसे बेसिक चीजों पर बात करें हम लोग, ठीक है ना। आइए आगे बात करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इसके बाद हम लोग देखेंगे विकास का प्रारूप और संधारणीय विकास लक्ष्य, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप लोग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरमेंट में किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे। ये विकास का प्रारूप कैसे देखेंगे हम लोग? सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के रूप में, फिर संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलनों के रूप में, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण से किस प्रकार से इस डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर बनाया जाए, किस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर आया जाए, जोड़ा जाए इस एनवायरमेंट इकोलॉजी से, तभी संभव है। इस पर प्रश्न को हम चर्चा करना ही, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। इसको पढ़ने के बाद फिर क्या देखेंगे हम लोग? फिर हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संकट एवं आपदा प्रबंधन। इसमें कुछ चीजों पर बात मैं आप लोगों से करूंगा ही, ठीक है ना। जैसे प्राकृतिक संकट क्या है, प्राकृतिक संकटों के वर्गीकरण में क्या, जैसे भूकंप प्राकृतिक है, सुनामी प्राकृतिक है, बाढ़ प्राकृतिक, सूखा प्राकृतिक, लेकिन है मानव जनित और होता प्राकृतिक माध्यम से है। अगर हम लोग देखें, हालांकि अगर हम देखें बाढ़ क्यों आ रही है, बड़े लेवल पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम बालू का खनन कर रहे हैं, तटीय रेत का खनन कर रहे हैं, बड़े लेवल पर दोहन कर रहे हैं, उससे तो बाढ़ आएगी ही आएगी। केरल प्रभावित रहा ही रहा इस चीज से, ठीक है ना। इस पर प्रश्न पर चर्चा होगी। फिर भारत में आपदा और आपदा का प्रबंधन कैसे किया जाए, फिर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति क्या है। भाई आपदा आएगी तो आपदा का प्रबंधन भी ना होना चाहिए। इन सभी प्रबंधनों पर, इन सभी मुद्दों पर हम लोगों को तेजी से चर्चा करनी होगी और एक समझ को विकसित करेंगे। जैसे मैंने क्या बताया कि हम क्या करते हैं, हम सिर्फ जब किसी विषय को समझते हैं या किसी को समझते हैं तो उसकी आवश्यकता, उसका ध्यान, उसका संरक्षण, उसके बचाव के लिए किए जाने वाले कार्य, उन सबको अपने आप से सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि माता पिता हैं, माता पिता बुजुर्ग हो गए, हमें पता है, ठीक है ना। अब जब बुजुर्ग हो गए तो मान लीजिए उनके पैरों में दिक्कत है, घुटने में दिक्कत है। अब हम देखते हैं कि उन्हें टहलना भी जरूरी है, ठीक है। तो हम किस प्रकार से उनकी नियमित
ध्यान दिया जाए और उनका ध्यान किस प्रकार से रखा जाए, हम सोचना शुरू करते हैं और नई नई चीजें करना शुरू करते हैं। ठीक है, आप ऐसा करो, ये वाला शूज पहन लीजिए, वो चप्पल पहन के मत टहलिए, ठीक है ना, आप क्या करिए, घुटनों पर बैंड लगा लीजिए ताकि ज्यादा मुड़े नहीं। हम अलग अलग तरीके से ध्यान देना शुरू कर देते हैं। तो वही ही तो हर विषय के साथ करना, वही ही तो मेंस के साथ भी करना है, वही सारी चीजें करनी है आपको, कुछ नया नहीं करना। बस विषय की समझ को हम लोग बढ़िया से समझेंगे कि क्या है, क्यों है, किस लिए है, और फिर उस पर बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम लोग मेंस राइटिंग करते हैं तो हमें 5W पर ध्यान देना चाहिए। 5W मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, हु एंड व्हाई। ये 5W चीजों पर अगर हम ध्यान दें, कोई मुद्दा क्या है, क्यों है, कहां है, कैसे है, या कब हुआ, कौन है, इन सब चीजों पर जब हम लोग बात करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में उस प्रश्न से संबंधित या उस मुद्दे से संबंधित तथ्य आने लगते हैं और हम बड़े अच्छे से उन चीजों को समझना शुरू कर देते हैं। आई होप समझ गए होगे आप। तो ये सिलेबस का डिस्कशन रहा, ठीक है ना, कि कैसे कैसे हमें पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है ना, उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे हम लोग कि कौन कौन से अभी हाल ही में पूछे गए, फिर उनमें से 2-3 प्रश्नों को कैसे हल किया जाए और क्यों पूछे गए, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक पूरा समझ विकसित हो जाएगा कि हमें पढ़ना कैसे है। मैं जब आपको कोई चीज बताऊंगा तो किस तरीके से आप उसे जोड़ेंगे, रिलेट करना सीखना है। रिलेट, जब तक अंतर संबंध बनाना सीखना है। अगर कोई चीज रिलेट हो रही है, उस रिलेट को, रिलेशन बना ले गए हम लोग, उसे समझा ले गए, बस हो गया काम। कुछ ज्यादा नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है, बस अपनी समझ और सुझाव देने हैं। किसी चीज के होने के कारण बताना है और क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कहां हुआ, कब हुआ, इन सब चीजों को समझना है। कुछ ज्यादा है थोड़ा ना, कोई भी ज्यादा चीज नहीं है। तो आइए जरा आईएएस के मेंस में पूछे गए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको जरा हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को, और 1-2 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करके भी देखेंगे। यानी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमें ये देखना चाहिए था, क्या क्या इसमें हमें लिखना चाहिए और क्यों पूछे गए, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखें तो इसमें जो है, मैं जो उठा रहा हूँ वो आईएएस मेंस के आपके 2019, 2018, 2017 इसके जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के, जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और डिजास्टर, ठीक है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट, इनके प्रश्नों पर हम लोग जरा देखें कि कैसे करके पूछे गए हैं प्रश्न और क्या हैं और ये क्यों पूछे गए, इसको भी हम लोग जानेंगे अच्छे से कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। जैसा कि हम लोगों ने अभी सिलेबस डिस्कशन किया, फिर सिलेबस डिस्कशन के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर हम लोग अगर निगाह मान लें तो हमारा ये फ़ायदा होगा इसमें कि हमारा एक आउटपुट तैयार हो जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है, ये पता चला अभी तक, और फिर प्रश्न कैसे अभी हाल ही में जो पूछे गए हैं वो प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो जैसे इसी क्रम में अगर हम लोग बात करें तो 2019 में एक ये क्वेश्चन पूछा गया। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, आइए जरा देखें। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन है, आइए इस पर डिस्कस कर ले जरा, आइए इस पर जरा डिस्कस करें। क्या है, तटीय बालू खनन, चाहे वह वैध हो या अवैध हो, हमारे पर्यावरण के सामने सबसे बड़े खतरों में से एक है। भारतीय तटों पर हो रहे बालू खनन के प्रभाव का विशिष्ट उदाहरणों का हवाला देते हुए विश्लेषण कीजिए। यानी कि कोस्टल सैंड माइनिंग, वेदर लीगल और इलीगल, पोजेस वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स टू आवर एनवायरमेंट। एनालाइज द impact of sand mining along the Indian coast, citing specific और एग्जाम्पल। तो स्पेसिफिक एग्जाम्पल के साथ हम लोगों को इसको बताने के बारे में इसने कहा है कि बताइए क्या होता है और किस प्रकार से इसमें चीजें हैं। अब अगर हम प्रश्न की मांग को समझे तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि ये प्रश्न पूछा क्यों गया है, ठीक है। फिर
हमें यह देखना चाहिए कि इस प्रश्न की, इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ये क्या चाह रहा है हमसे जानना। तो आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि 5W पर ध्यान देकर मेंस में क्वेश्चंस पर या क्वेश्चन पर जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो 5W व्हाट, वेयर, व्हेन, मैंने अभी आपको बताया भी था कि उसके आधार पर सोचकर और फिर हम लोग काम करें। तो इससे क्या फायदा होगा कि एक जब आदत बन जाएगी इस तरीके से सोचने की, तो अपने आप विचार भी आने लगेंगे। आपने जो विषय पढ़ा है उसके सारी चीजें भी आपको समझ में आने लगेंगे कि कहां कहां हमें कैसे कैसे किन किन चीजों का यूज करना है। तो अगर मैं बताऊं आपको कि ये क्वेश्चन, सबसे पहली बात है कि ये क्वेश्चन आया ही क्यों या ये क्वेश्चन पूछा क्यों क्या, क्योंकि हाल ही में यूएनईपी ने मई 2019 में, कब, मई 2019 में, ठीक है ना, ये 2019 का क्वेश्चन है, ये भी बता दूं मैं आपको, 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है, मेंस में पेपर 3 में। तो यूएनईपी की एक रिपोर्ट आई और वो रिपोर्ट थी सैंड एंड सस्टेनेबिलिटी, एक रिपोर्ट ये आई। अब इस रिपोर्ट में बालू के खनन या रेत के खनन से संबंधित बातें कही गई और चर्चा यही ही जब शुरू हुई तो यूपीएससी की नजरे इनायत इस पर हो गई। अब आपको लगेगा सर ऐसा क्या है इसमें कि जो नजरे इनायत हो गई? कारण है, इस रिपोर्ट में यह बोला गया था कि रेत और कंकड़ पानी के बाद, जल के बाद सबसे अधिक उपयोग में और सबसे अधिक व्यापार होने वाले संसाधनों में से एक हैं। यानी जल के बाद सेकंड नंबर पर जिसका सबसे बड़ा उपयोग होता है और जिसका वैश्विक लेवल पे सबसे बड़ा व्यापार होता है वो रेत और कंकड़ है, बालू और कंकड़ है। तो अब आप सोचिए, प्रश्न तो अब बनेगा ही बनेगा। और फिर दूसरी सबसे बड़ी चीज, इसकी वजह से बहुत सारे पारिस्थितिकी में, पर्यावरण में परिवर्तन हो रहे हैं और इन्हीं को ध्यान में रखकर इस प्रश्न पर बात की गई। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर कैसे इस क्वेश्चंस को लिखा जाए, किस तरीके से इस प्रश्न पर हम लोग बात करें, समझें इसे। तो इसे समझना कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। ये मैंने आपको बता दिया कि यूएनईपी की रिपोर्ट के जब आई थी उसी के आधार पर 2019 में आया था और 2019 के ही मेंस में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया। अब इसी से संबंधित यहां पर चीजें शुरू हो गई आपकी। तो आइए जरा देखें कि हम लोग इसमें शुरुआत क्या करेंगे और किस तरीके से प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात आएगी कि ग्राफ किस तरीके से हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो तटीय बालू खनन, ठीक है ना, ये हो गया। अब अगर हम लोग देखें, अब इसमें ग्राफ बनाए तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए चर्चा में क्यों है ये। दिमाग में या प्रैक्टिस करते समय आप इस तरीके से इसे सोचना शुरू करें, ठीक है ना। जब इस तरीके से आप इसे सोचना शुरू करेंगे तो आपको क्या फायदा होगा, आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस बनती जाएगी कि किसी क्वेश्चन को पहले मन में कैसे फ्रेम कर लिया या ओरल ही कैसे पेपर पर एक जो है रफ टाइप से फ्रेम कर लिया कि मुझे क्या क्या चीजें इसमें करनी है और किन चीजों का उपयोग करना है, ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग बात करें इसमें तो रिपोर्ट के महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे। किस पर? रिपोर्ट के महत्वपूर्ण तथ्य, उसको हम लोग इसमें शामिल करेंगे। फिर और किस चीज को शामिल करेंगे कि इस खनन से पारिस्थितिकी क्षति कैसे हो रही है, तो पारिस्थितिकी क्षति पर हम लोग ध्यान देखेंगे। और फिर हम लोग इसमें देखेंगे कि भारतीय तटीय क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे तटीय क्षेत्रों पर प्रभाव क्या होगा। और फिर हम लोग बात करेंगे समाधान या सुझाव की, समाधान या सुझाव। तो इस तरीके से एक दिमाग में आपके एक ग्राफ बन गया। अब जब दिमाग में एक ग्राफ बन गया आपके, तो अब आपको ये
कैसे प्रश्न लिखना है, इस पर बड़े आसानी से आप सोचना शुरू कर सकते हो, और प्रैक्टिस होगी तो डाटा एकदम से आपने जो पढ़ा है आपके दिमाग के जो हार्ड डिस्क में शामिल है वो अपने आप आपको बताना शुरू करेगा कि कैसे 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 चीजें हम लोग कर सकते हैं इसमें। अब देखिए, जैसे यही ही अगर हम लोग बात करें तो एक ग्राफ हमने बना लिया कि साहब इन इन चीजों को मुझे इस उत्तर को देते पर शामिल करना है। अब जब ये आपका ग्राफ बन गया तो अब यहां पर शामिल होगी कि सर चर्चा में क्यों, क्या बात है इसमें। तो सबसे बड़ी बात, सीधी सी चीज निकल के, जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि रिपोर्ट में जब बात की गई तो अब चर्चा में क्यों था, क्योंकि यूएनईपी की रिपोर्ट आई, और यूएनईपी की जब रिपोर्ट आई तो उसमें बोला गया कि विश्व स्तर पर रेत का जो खनन है वो बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है विश्व स्तर पर। और साथ ही साथ उसमें यह बोला गया कि यदि हमें अपनी पारिस्थितिकी या पर्यावरण की रक्षा करनी है तो वैश्विक रेत संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाए। तो अब यहीं पर हम लोग शुरुआत कर सकते हैं, कैसे कि हाल ही में 2019 में कैसे करते है ना, 2019 में यूएनईपी की सैंड एंड सस्टेनेबिलिटी, बालू व सततता पर एक रिपोर्ट आई जिसमें यह कहा गया कि विश्व स्तर पर रेत का खनन सर्वाधिक बढ़ गया है तथा पर्यावरण के संरक्षण और रेत खनन के रेत के संसाधन या पारिस्थितिकी में रेत के संसाधनों का जो दोहन हो रहा है उसको रोकने की आवश्यकता है। अब शुरुआत हो गई हमारी यहां से। अब रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट हम उसमें पॉइंट डाल दें। क्या डाल दें? इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे ग्राफ बना लिया और शुरुआत हमने कैसे करी। अब जब आएगा कि रिपोर्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से थे तो हमें उस पर बात करनी होगी। तो जैसा कि मैंने पहला आपको बताया कि इस रिपोर्ट में कहा गया कि रेत और कंकड़ जल के बाद सबसे अधिक उपयोग और व्यापार किए जाने वाले संसाधनों में से एक है। तो एक तो हम ये शामिल कर सकते थे इसमें, रेत व कंकड़ जल के बाद सबसे अधिक उपयोग व व्यापार करने वाले संसाधनों में से एक है। अब देखिए यहां से आंसर आपका बड़े आराम से निकलना शुरू आएगा, संसाधनों में से एक है। एक तो यह चीज निकल के आ गई हम लोगों का कि इसमें यहां पर क्या क्या चीजें हैं। अब बात करें और क्या है रिपोर्ट में, तो इस रिपोर्ट में यह बोला गया कि वैश्विक स्तर पर पिछले 2 दशकों में रेत की या सीमेंट की खपत पहले से 3 गुना हो गई है। 2 दशक में, 2 दशक का मतलब 20 साल के अंतर्गत 3 गुना सीमेंट की खपत हो गई है। अब यह कैसे होगा? हमें पता है भारत और चीन जैसे देश तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, तो तेजी से रेत का, सीमेंट का खनन यहां पर जो है आपूर्ति यहां पर होगी। तो कहां से आएगा? खनन होगा तभी ना रेत आएगा। अगर हम लोग बात करें वैश्विक स्तर पर तो चाइना की एक पॉलिसी है। कौन सी पॉलिसी है? OBOC, आपको पता ही, या OBOR, वन बेल्ट वन रूट, ठीक है ना, या बेल्ट एंड इनिशिएटिव, ये वाली एक उसकी पॉलिसी है जिसके तहत वो क्या कर रहा है कि पूरे एशिया को लेते हुए यूरोप तक एक जो है क्या कहते हैं, जल और स्थल दोनों प्रकार के मार्ग का निर्माण करेगा। अब जब मार्ग का निर्माण करेगा तो बड़े लेवल पर कंक्रीट, रेत, सीमेंट इसका उपयोग होगा कि नहीं होगा? तो खपत ऑलरेडी अपने आप बढ़ जाएगी। फिर से हम उसमें लिख सकते हैं ये सारी चीज, ठीक है ना। और क्या रिपोर्ट में बोला गया? रिपोर्ट में यह बोला गया कि चीन पूरे विश्व में जो सीमेंट का उत्पादन होता है, पूरे विश्व का जो सीमेंट उत्पादन है, सीमेंट उत्पादन प्रोडक्शन है, उसका 2/3 यानी 2/3 पार्ट अकेले चाइना यूज कर रहा है। अब सोचिए, यानी कि वैश्विक लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर जो सीमेंट का उत्पादन हो रहा है उस प्रोडक्शन का 2/3 पार्ट अकेले कौन यूज कर रहा है? चाइना कर रहा है। सोचिए,
भारत कितना कर रहा है? भारत करता है 270 मिलियन टन, सेकंड नंबर पे भारत। अमेरिका तीसरे नंबर पर है। अमेरिका में जो यूज होता है वो 86.3 मिलियन टन हर साल ये यूज कर रहा है। अब सोचिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेजी से जब डेवलप होगा, इतने तेजी से अगर हम संरचनाओं को, अब संरचना का निर्माण करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, रोड बनाएंगे, तो इसमें तो इसका प्रयोग होगा ही होगा। साथ ही साथ आपको यह भी मैं बता दूं कि चाइना में सीमेंट और बालू की जो खपत है वो पिछले दशकों की तुलना में अब जो है 540% की वृद्धि हुई है। सीमेंट के और बालू और रेत के जो उपयोग में है, अगर हम लोग बात करें पिछले 20 वर्षों में 540% की वृद्धि हो जाना 2 दशकों में, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये बालू का खनन हो रहा होगा, रेत का खनन हो रहा होगा, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है इसका अतिदोहन है। और इस रिपोर्ट की इन चीजों को शामिल करते हुए हम लोग शुरू करेंगे। तो चर्चा में क्यों और रिपोर्ट में हम क्या क्या चीजें लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग वही लिखेंगे कि वैश्विक स्तर पर यूएनईपी की मई की रिपोर्ट के अनुसार, जो रिपोर्ट आई कौन सी, सैंड एंड सस्टेनेबिलिटी, उसके अनुसार वैश्विक लेवल पर रेत की खपत बढ़ गई है। पर्यावरण को संरक्षण के लिए और रेत खनन जैसे संसाधनों के अवैध रूप से और अविवेकीय खनन पर रोक लगानी होगी। ठीक है ना। फिर अगर हम लोग बात करें इसमें तो कहेंगे रेत और कंकड़ जो है जल के बाद सबसे अधिक उपयोग और व्यापार किए जाने वाले संसाधनों में से एक है। चाइना और भारत जैसे देश विनिर्माण की स्थिति में है, निर्माण कर रहे हैं, बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। पूरे विश्व में सीमेंट की खपत पिछले 20 वर्षों में 3 गुनी हो गई है। चाइना वैश्विक लेवल पर कुल उत्पादित सीमेंट का 2/3 भाग अकेले प्रयोग करता है, जबकि भारत 270 मिलियन टन और अमेरिका तीसरे नंबर पर 86.3 मिलियन टन का प्रयोग करता है। चाइना जैसे देश की वन बेल्ट रूट इनिशिएटिव जैसी पॉलिसियों में भी बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा, जिसमें बड़े लेवल पर रेत कंकड़ का प्रयोग होगा, बालू का प्रयोग होगा। चाइना ने पिछले 20 दशकों से अपने यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में, या कहा जाए जो है क्या कहते हैं स्थलीय निर्माण में, यहां सीमेंट और बालू की खपत में 540% की वृद्धि पिछले 20 वर्षों में हो गई है इसके उपयोग की। तो एक हमारा पूरा खाका तैयार हो गया। ये क्या है, चर्चा में क्यों है और रिपोर्ट के महत्वपूर्ण तथ्य ये आ गए। अब बात आएगी कि सर पारिस्थितिकी क्षति, जैसा कि मैंने बताया, अब हमें यह तो पता चल गया कि यह खनन हो रहा है, यह खनन हो रहा है, यह खनन हो रहा है। अब हमें यह भी तो पता होना चाहिए, जैसा कि दूसरा हम लोगों ने देखा था, क्या था कि पारिस्थितिकी क्षति को अब हम लोग देखें। तो अब पारिस्थितिकी क्षति कैसे, किस प्रकार से पारिस्थितिकी क्षति हो रही होगी? भाई सीधी सी बात है, रेत और बालू एक प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति उनका निर्माण करती है और हम उनका अविवेकी रूप से, अवैध रूप से अगर खनन करेंगे तो प्रकृति हमें माफ नहीं करेगी। हालांकि अगर हम लोग बात करें कि सीमेंट के आविष्कार के बाद से बड़े लेवल पर बालू का प्रयोग होना शुरू हो गया, यहां तक कि स्थानीय स्तर पर घरों के निर्माण में भी बालू और सीमेंट का प्रयोग होने लगा। यह अविवेकी खनन की ही दृष्टि से देख रहे हैं हम लोग। बड़े बड़े शहरों में मल्टीप्लेक्स बिल्डिंगें बनाने में भी बड़े लेवल पर बालू का प्रयोग हुआ, जिसकी वजह से बड़े शहर अब हीट आइलैंड ऊष्मा द्वीप में बदलने लगे। कल हम लोगों ने बात भी की थी इस पर हल्की सी। तो पारिस्थितिकी क्षति हो गई, ऊष्मा द्वीप में बदलने लगे। आसपास के क्षेत्रों का तापमान इन सघन घनत्व वाले और अच्छे अवसंरचनात्मक जो है स्थिति वाले शहरों की तुलना में यहां पर शहरों में तापमान साथ ही के लगे हुए ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादा होता है।
इसीलिए इन्हें हीट ऊष्मा कह दिया था। तो पहला पारिस्थितिकी क्षति हो गई है हमारी, ठीक है ना। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो नदी का जब हम खनन कर रहे हैं, तटीय क्षेत्रों का जब हम खनन कर रहे हैं, रेत का जब हम खनन कर रहे हैं, तब ऐसे कंडीशन में हमें यह देखना होगा जो नदी अपनी धारा के साथ बह रही है, नंबर 2 की बात कर रहा हूं हम पारिस्थितिकी क्षति में, ठीक है ना। कि नदी जो अपनी धारा के साथ बह रही है, अगर हम खनन करेंगे तो उसके मार्ग की गहराई बढ़ेगी। अब जब उसके मार्ग की गहराई बढ़ेगी तो तटीय अवसंरचना बिगड़ेगी, तट बिगड़ेगा, उसका मार्ग बदल जाएंगे नदियों की धारा के, ज्वार उन्मुख जो क्षेत्र है वो गहरे हो जाएंगे। ऐसे कंडीशन में ऐसे लोग जिनका नदियों में आस्था है, ऐसे लोग जिनकी नदियों से जीविका है, ऐसी पारिस्थितिकी जहां जीव जंतु संरक्षित रहते हैं, तो इस रेत खनन के माध्यम से पारिस्थितिकी को निम्न क्षतियां होंगी। नंबर 2 हो गया। नंबर 3, भूमिगत जल स्तर गिरेगा। क्यों? क्योंकि इन रेत के माध्यम से, इन रेत के 2 कणों के बीच के जो गैप होता है उसके माध्यम से जल संचित होते हुए जमीन में भूमिगत संचित होता है, यानी भूमिगत स्टोर होता है। अब जब रेत ही नहीं होगी तो दिक्कत का विषय हो जाएगा। तीसरा हो गया पारिस्थितिकी क्षति। चौथा बात करें अगर हम लोग तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ेगा, क्योंकि यदि तटीय क्षेत्र में अधिक खनन किया जाएगा तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद जीव और पेड़ पौधों का जीवन खतरे में आ जाएगा। कैसे? जैसे उड़ीसा के भीतर कर्णिका वन्यजीव अभयारण्य, जो कि ओलिव रिडले कछुओं के लिए या कछुओं की संख्या या प्रजनन केंद्र के रूप में जो विख्यात है, तो उनके आवास भी खत्म हो जाएंगे और ऐसे कंडीशन में समुद्री पारिस्थितिकी बिगड़ जाएगी। लो, ये भी आ गया यहां पर। तो इस प्रकार से हम क्षति के बारे में बताते हुए आगे बढ़ेंगे। हम बताएंगे कि किस किस प्रकार की क्षतियां हो सकती हैं। तो आइए जरा देखें इसमें कि मैंने जैसे आपको बताया तो उनको हम लोग नोट कर लें जरा। पारिस्थितिकी क्षति अब कौन कौन सी है, ठीक है। पारिस्थितिकी क्षति अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, तो जैसा कि मैंने आपको पहला बताया कि पारिस्थितिकी क्षति पर अगर हम लोग बात करेंगे तो पहली क्षति कौन सी होगी, जिसमें मैंने आपको बताया कि रेत या बालू, जो भी आपको लिखना हो वो लिख सकते हैं, रेत के अविवेकी अवैध तथा पर्यावरण विरोधी खनन का मामला बहुत पुराना है। खनन का मामला बहुत पुराना है, कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत पुराना है। सीमेंट के आविष्कार के बाद रेत के उपयोग में तेजी आई है, के बाद रेत के उपयोग में तेजी आई है, तेजी आई तथा सामान्य घरों व शहरों की बड़ी बिल्डिंगों के निर्माण में इसका अधिक उपयोग होने लगा, अब क्या होगा, जिससे ये हीट आइलैंड में बदलने लगे, ऊष्मा द्वीप में ये बड़े शहर बदलने लगे। तो नंबर 1 तो पारिस्थितिकी क्षति ये हो गई। नंबर 2 जैसा कि मैंने बताया आपको, तो नंबर 2 को भी आइए हम लोग देख लेते हैं।
तो ये अलग अलग तरीके से, नंबर 2, भूजल स्तर में, भूजल स्तर में तेजी से कमी, होने लगी है, ठीक है ना। ऐसे ही नंबर 3, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि क्या हुआ है साहब, बहुत जो है हमारे समाज में बहुत लोगों की आस्था नदी पर होती है, और नदी से रेत का जब हम खनन करने लगते हैं तो क्या होता है, आजीविका पर असर पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो ऐसे में वैज्ञानिक, सरकार सब चिंता के विषय में है। क्यों? क्योंकि इससे नदियों का मार्ग, नदियों का तट, नदियों का ज्वारमुख जो क्या कहते हैं क्षेत्र है, वो अधिक गहरा हो जाएगा, बिगड़ जाएगा क्षेत्र, ठीक है ना। तब तीसरा ये हो गया। चौथा मैंने आपको बताया कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यही समुद्र के तटों का अगर हम खनन करेंगे तो जो समुद्री पारिस्थितिकी के जीव जंतु हैं, जो उनका आवास है, उस आवास को हम बर्बाद करेंगे। जिसका एग्जाम्पल मैंने कहा कि आप दे सकते हैं क्या, ओलिव रिडले कछुए को लेकर भीतर कनिका वन्य जीव अभ्यारण्य को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम पर्यावरण क्षति को लिखेंगे। तो इससे क्या हो गया कि हमने ये बता दिया साहब, अगर आप बालू का खनन करोगे तो ये क्षतियां हो सकती हैं या हो रही हैं, ठीक है ना। अब जब क्षति के बारे में हमें पता चल गया, तो अब हम लोग बात करेंगे कि भारतीय तटों पर अगर खनन हो रहा है तो भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। तो भारत में किस प्रकार का प्रभाव हो रहा है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि भारतीय तटों से जो बालू का खनन हो रहा है, अगर हम तीसरे पॉइंट को देखें हम, ठीक है ना, उसी में हमें तीसरे को, नेक्स्ट को देखना, ठीक है ना। भारतीय तटों पर प्रभाव, भारतीय तटों पर प्रभाव। अब अगर हम भारतीय तटों पर प्रभाव को देखेंगे तो देखिए साफ साफ प्रश्न में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है हमारे पर्यावरण के सामने सबसे बड़े खतरों में से एक बालू खनन है। तो उन खतरों से पारिस्थितिकी क्षति क्या हो रही है वो हमने बता दिया, सबसे बड़े खतरे होते जा रहे हैं, ठीक है ना। फिर आगे क्या लिखा है? भारतीय तटों पर हो रहे बालू खनन के प्रभाव। तो भारतीय तटों के प्रभाव पर अब हम लोग यहां बात कर लेंगे कि भारतीय तट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें भारतीय जो तटों पर बालू का खनन हो रहा है, यूएनईपी की रिपोर्ट के अनुसार भारत हॉटस्पॉट क्षेत्र में है, यानी बहुत अधिक इस प्राकृतिक संसाधन का दोहन हो रहा है भारत में, जिसकी वजह से अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु का एक जिला है तूतीकोरन, वहीं पर एक जगह है पेरियालपुरम, ठीक है ना, पेरियाल सामीपुरम। वहां पर क्या हुआ कि उस पेरियाल जो है सामीपुरम में मछलियों की संख्या गिरने लगी, ताड़ के पेड़ सूखने लगे, भूमिगत जल स्तर नीचे गिर गया। तो पहला भारतीय तटों पर प्रभाव पता चल गया। दूसरा अगर हम लोग बात करें और क्या हो, इसमें हम दे सकते हैं अर्नाकुलम हो गया, अनिलकुप्पा हो गया, ठीक है ना। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां तटीय बालू खनन के कारण अब समुद्र का जल इन बड़े क्षेत्र में अंदर शहरों में प्रवेश करने लगा है, जिससे बाढ़ की स्थितियां आने लगती हैं। दूसरा नुकसान हमें पता चल गया इसी का ही, ठीक है ना। तो यानी कि हमें इस प्रकार से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके हमें चीजों के बारे में बताना है। अब तीसरे नंबर पे क्या बताएंगे हम? ज्यादातर भारत में जो अभ्यारण्य है वो नदी तट के कछारी क्षेत्रों में जो है स्थापित किए जाते हैं, और इन अभ्यारण्य में जीव जंतुओं को संरक्षण दिया जाता है, जहां पर इनका प्राकृतिक ये आवास होता है और वहां पर जल की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम खनन करना शुरू कर देते हैं, जल उनमें प्रवेश करने लगता है। अभी हाल में हम लोगों ने देखा भी था असम में, ठीक है ना, असम में बहुत बड़े लेवल पर जो है पूरा अभ्यारण्य ही जो है बाढ़ में आ गया। तब खनन करते हैं तो इन जीव जंतुओं का, इन अभ्यारण्य में मौजूद जीव जंतुओं का जीवन, इनका आवास खतरे में आ जाता है और बाढ़ जैसी समस्या आ जाती है। जैसे केरल में अगर हम लोग बात करें, केरल में बड़े लेवल पर जो है बाढ़ आनी शुरू हो गई है। तमिलनाडु में 2015 में
ठीक है ना, या कहा जाए कहूं मैं आपसे चेन्नई में 2015 में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। तो ये सब किस कारण से है? ये बालू के खनन या तटीय क्षेत्रों के खनन के कारण ऐसा हो रहा है। तो भारतीय तटों पर प्रभाव हमने इस तरीके से देख लिए, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, चर्चा में क्यों है, फिर हमने रिपोर्ट से संबंधित बात करी, फिर हमने देखा इस बालू तटीय बालू खनन से पारिस्थितिकी पे क्या प्रभाव, क्षति क्या हो रही है, क्या नुकसान हो रहा है पर्यावरण को। चौथा हमने देखा कि भारतीय तटों पर इस बालू खनन का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आप क्या दोगे, आपने सारी चीजें बता दी, अब आप विशिष्ट उदाहरणों का हवाला देते हुए विश्लेषण, ठीक है ना, वो आपने जैसे मैंने 2-3 दे दिया आप लोगों को, आप अभ्यारण्य का दे सकते हो, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया क्या कहते हैं तूतीकोरिन जिले वाली बात, उसको आप लोग लिख सकते हो, उदाहरण देते हुए आपने उसे समझा दिया। केरल की बाढ़ बता सकते हो, चेन्नई की बाढ़ बता सकते हो, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब था इस जो है केस स्टडी जिसको हमें जानना होता है। अब हम क्या देंगे, सुझाव या समाधान, कैसे इसे रोका जा सकता था, ठीक है ना। तो अब क्या आएगा इसमें, नेक्स्ट और लास्ट पार्ट, समाधान या सुझाव दोगे आप। क्या दोगे, समाधान या सुझाव, जो भी आपको लिखना हो इसके बारे में आप यहां पर बताते हुए चलोगे कि क्या समाधान किए जाएं, क्या सुझाव दिए जाए। यहां पर इस पर आप लोग अब बात करना शुरू करोगे। अगर हम लोग बात करें सुझाव की, अगर हम लोग बात करें कि किस प्रकार से चीजें होनी चाहिए और किस प्रकार की चीजें हैं, तो सुझाव में अब आपको क्या दिख रहा है, क्या सुझाव होना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में तुरंत आएगा कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है, जो बिल्डिंगें तोड़कर डिमोलिश करके उनकी जगह नई बिल्डिंगें जो बनाई जा रही हैं, ऐसी बिल्डिंगों के निर्माण को हमें रोकना होगा। क्यों? क्योंकि बालू का उपयोग, रेत का उपयोग होगा। तो जब नई अधिक बिल्डिंगों का निर्माण ही नहीं करेंगे तो बालू का उपयोग धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो नंबर 1 अगर हम लोग यहां पर बात करें तो नंबर 1 में हमें क्या चीज समझ में आएगा कि नए बिल्डिंगों का जो निर्माण है, उस निर्माण को अगर हम लोग देखें तो नई बिल्डिंग के निर्माण में कमी करनी चाहिए, कमी करनी चाहिए, ठीक है ना। नंबर 2 अगर हम लोग इसी में ही बात करें कि अधिक लाभ के लिए या अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए जो बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है उनको रोकना चाहिए। नंबर 3 पर अगर हम लोग बात करें तो हम कहेंगे जो अविवेकी रूप से खनन हो रहा है, अविवेकी रूप से, अविवेकी रूप से खनन हो रहा है, यह वैज्ञानिक आधार पर हो। कैसे आधार पर हो? वैज्ञानिक आधार पर। और इसमें किसकी सहायता ली जाए? आधार पर हो, ठीक है ना। इस पर किसकी सहायता ली जाए? इसमें सहायता ली जाए माइनिंग विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी सहायता ली जाए कि कितना खनन हो, कैसे खनन हो कि पारिस्थितिकी पर इसका बुरा प्रभाव ना पड़े। तो इस प्रकार से समाधान और सुझाव देते हुए हमें क्या करना है, निर्माण करना है प्रश्न का और एक उत्तर को सटीक तरीके से लिखना है। तो अब आप प्रैक्टिस के तौर पर ये क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है ना। सारी चीजें मैंने आपको बताई, आपको मैटर भी मैं ये उपलब्ध करा दूंगा वहां पर, ठीक है ना। तो आपको जब ये मिल जाएगा तो और अच्छे से जब डाटा आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। तो एक बार आप अपने स्तर पर आप प्रैक्टिस करिएगा। मैंने सारी चीजें ग्राफ बना दिया आपके दिमाग में कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होनी है। इसी प्रकार से अब हम एक और क्वेश्चन पर, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। यह भी जो है 2019 में पूछा गया प्रश्न है, यह भी 2019 का प्रश्न है। किस पर है? वहन क्षमता पर है, कैरिंग कैपेसिटी पर है, ठीक है ना। किस पर? वहन क्षमता। यहां लिखा ही है, पर्यावरण से संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र की वहन की क्षमता की संकल्पना की परिभाषा दीजिए। यानी कैरिंग कैपेसिटी के बारे में हमें बताना है। देखिए कैसे कैसे चीजें बनती जा रही है, ठीक है, अपने आप देखते रहिए। तो कैरिंग कैपेसिटी के बारे में हमें यहां पर बताना होगा। फिर क्या कह रहा है? स्पष्ट कीजिए कि प्रदेश के दीर्घ उपयोगी विकास,
यानी सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की योजना बनाते समय इस संकल्पना को समझना किस प्रकार महत्वपूर्ण है। यानी हमें सतत विकास को भी देखना है। किसको देखना है? सतत विकास। इन दो चीजों को जोड़ते हुए और फिर किस प्रकार से परियोजना का निर्माण होना है या परियोजना का रूपरेखा तैयार करनी है, उसको हमें यहां पर शामिल करना होगा। तो अब हम इसका एक ग्राफ बनाएंगे और फिर इसे समझेंगे। फिर पहले तो बात करेंगे कि ये है क्या, इस पर भी हमें बात करनी होगी। प्रश्न क्यों पूछा गया, इस पर भी। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इकोसिस्टम एज रेलेवेंट टू एन environment. Explain how understanding this concept is vital while planning for sustainable development of a region. अब हमें यहां समझना है कि यह प्रश्न पूछा क्यों गया, ठीक है, और इस प्रश्न की डिमांड क्या है, इसमें क्या चीजें हो सकती हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि बड़े दिनों से एक चर्चा चल रही है कि अब जो है 6th मास एक्सटेंशन होने वाला है, ठीक है ना, ठीक है, यानी क्या होने वाला है? छठा व्यापक विलोपन होने वाला है। अप्रैल 2019 में एक वैज्ञानिकों की समिति ने 6th मास एक्सटेंशन एज पर बात की और अपनी एक रिपोर्ट दी। अब व्यापक विलोपन का मतलब क्या है? व्यापक विलोपन का यानी इस रिपोर्ट का जो अर्थ था, सोचिए क्वेश्चन कैसे उठाया और हमें कितने आसानी से, कुछ दिमाग ज्यादा लगाना नहीं, जो आपने पढ़ा है उसको कैसे समेटते हुए सुंदरता के साथ, और लो साहब ले लो। आपने देखा है ना कि कई बार क्या होता है कि हमारे घर में जो है बासी दाल होती है, ठीक है ना, मान लीजिए, ठीक, अगले दिन मन नहीं हुआ खाना बनाने का, या दोपहर का जो है दाल है और शाम को भी अगर चलानी है, तो कई बार क्या होता है कि हम लोग ये करने लगते हैं कि अरे यार दोपहर में भी यही खाया था, शाम को भी यही खाएंगे। अधिकतर होता है, ठीक है ना, तो भारतीय समाज में तो ज्यादा ही होता है हम लोग, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, मम्मी से वही नखरे, क्योंकि एक ही व्यक्ति है हमारे जीवन में, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, ठीक है ना, कि जो उसके हर नखरे को उठा सकती है, और वो है उसकी मां, ठीक है ना। मां जो है अपने बच्चे के हर नखरे को उठा सकती है। तो हम लोग अपनी मां से नखरे दिखाते हैं, अरे नहीं हमें नहीं खाना, ठीक है ना, दोपहर में भी ये खाया था, अभी भी ये। तो मम्मी क्या करती है, बड़े चालाकी के साथ क्या करती हैं, अदरक, टमाटर, प्याज से और धनिया से उसको छौंक देती हैं, फ्राई कर देती हैं, ठीक है ना, और फ्राई करके आपके सामने परोस देती। आपको लगता है वाह कितने बढ़िया दाल है, ठीक है ना, आपके दिमाग से वो निकल गया बासी दाल, मजा आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी जो नॉलेज आपने अपने दिमाग में स्टोर कर रखी है, उसको अदरक, प्याज, टमाटर, धनिये से तड़का मार के, अब ये कहोगे सर कि इसमें अदरक, प्याज, धनिये से कैसे टमाटर से जो है क्या कहते हैं नॉलेज में तड़का लगेगा। कहने का मतलब है करंट के माध्यम से, डाटाज के माध्यम से, रिपोर्ट के माध्यम से, अपने विचार के माध्यम से, जो है आपके क्या सोचते हैं आप, किस तरीके की योजनाएं होनी चाहिए, इन सब की रूपरेखा का छौंका अपने उस बेसिक कॉन्सेप्ट में डालते हुए एग्जामिनर को कॉपी पे परोस दो, लो भैया ये है। निश्चित रूप से प्रभावित होगा, और यही ही हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है। यही दिक्कतें, कोई और चीजें नहीं है कि कुछ अलग तरीके का ज्ञान है किसी के पास, ठीक है ना। अब कैरिंग कैपेसिटी हम यहां पढ़ेंगे, या मान लीजिए किसी इंग्लिश मीडियम के बच्चे ने अगर जो है क्या कहते हैं बालू खनन के बारे में पढ़ा, ठीक है ना, उस रिपोर्ट की, यूएनईपी की रिपोर्ट के बारे में पढ़ा, वो भी वही चीजें निकालेगा, आप भी वही निकालोगे, तो डिफरेंस कहां बनेगा? क्यों जरूरी है प्रस्तुतिकरण, कम शब्दों में ज्यादा चीजें समझा देना, अधिक मैटर को कैसे सारगर्भित करके पेश कर देना।
तो यही तो आपको करना है वहां पर। आइए चलिए जरा अगर हम लोग देखें यहां पर पर्यावरण संबंधित इस जो क्वेश्चन आया है पारिस्थितिकी की वहन क्षमता पर, और इस वहन क्षमता का प्रयोग सतत विकास, इन दोनों का प्रयोग करते हुए किसी भी क्षेत्र की परियोजना का संकल्पना को तैयार किया जाना चाहिए कैसे, उस पर अब हम लोगों से यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अब हम यहां पर करें क्या? तो जैसा कि मैंने बताया इस प्रश्न को पूछने का कारण क्या है कि छठवां सिक्स्थ जो है मास एक्सटेंशन एज जो है आने वाला है, जिसके में ये कहा जा रहा है कि पृथ्वी की लगभग 75% से अधिक प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी फिर से। जैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ था पहले, फिर जीव जंतु आए थे, फिर क्षरण, फिर यानी कि विलोपन हुआ, फिर विलोपन हुआ, नए आए, फिर हुआ, फिर विलोपन हुआ। इसी तरीके से कहा जा रहा है कि सिक्स्थ मास एक्सटेंशन एज चलने वाला है अब, और वहीं से रिपोर्ट आ गई। अब जब ये चीजें निकल कर आई तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमें प्रश्न को करना कैसे है, ठीक है ना। तो अगर हमें इसे अच्छे से समझना है सारी चीजों को, तो हम यहां पर यह देखेंगे कि इस प्रश्न की रूपरेखा हम कैसे तैयार करें, ठीक है। तो हमें यह भी देखना है कि वहन क्षमता का सतत विकास में उपयोग भी कराना है। किसका? वहन क्षमता यानी कैरिंग कैपेसिटी का सतत विकास में उपयोग अब ये हमें करना है, ठीक है। अब हमें यह देखना है कि इसमें कैसे प्रश्न में क्या क्या चीजें डालनी है। तो सबसे पहली चीज मांग क्या है, यानी क्या करना है, क्या है। तो यहां पर हमसे कह रहा है कि वहन क्षमता की अवधारणा को स्पष्ट करो। पहले तो वहन क्षमता अवधारणा स्पष्ट करनी है हमें, अवधारणा इसको स्पष्ट करना है, ठीक है ना, क्योंकि दिया हुआ है प्रश्न में। और साथ ही साथ हमें क्या करना है यहां पर कि किसी क्षेत्र के सतत विकास, किसी क्षेत्र के सतत विकास, किसी क्षेत्र के सतत विकास की योजना बनाते समय इस अवधारणा का कैसे प्रयोग किया जाना है। तो पहला तो हमें यह करना है, यहां पर दिमाग में रखना है कि प्रश्न को कैसे हमें जो है लिखना है ताकि कोई चीज हमारी छूटे ना। दूसरा हम लोग बात करेंगे क्यों, ऐसा क्यों करें हम, ठीक है ना। तो क्यों करें इसको अगर हमें समझना है तो पारिस्थितिकी के क्षमता की जो अवधारणा है, किसके? पारिस्थितिकी के क्षमता की अवधारणा, इसको यहां लिख दे रहा हूं, पारिस्थितिकी की क्षमता की अवधारणा, पारिस्थितिकी की क्षमता की जो अवधारणा है उसका सतत विकास में क्या प्रासंगिकता है उसकी, किसकी? वहन क्षमता की, ठीक है ना। पारिस्थितिकी की वहन क्षमता की अवधारणा की सतत विकास में क्या प्रासंगिकता है उसको हमें बताना है। तो क्यों में हमें यह आ गया निकल कर हमारे पास चीजें, ठीक है ना। अब अगर हम लोग तीसरा हम देखें तो हमें क्या इसमें शामिल करना है, हमें इसमें यह शामिल करना है क्यों, कैसे, क्या विशेष संदर्भ हैं के रूप में एक विस्तृत वर्णन करना है, एक विस्तृत वर्णन ये हमें करना है। और चौथे नंबर पे हमें क्या करना होगा? निष्कर्ष या सुझाव या समाधान। अब इसमें क्या करेंगे? राज्य के पर्यावरण को अनुकूल बनाने के लिए या उसके नुकसान को कम करने के लिए सरकारें किस प्रकार से या हमें किस प्रकार से काम करना चाहिए। अब देखिए ये सारी चीजें यहां पर निकल कर आ गई, ठीक है ना। अब हमें इन चार के आधार पर इस प्रश्न के उत्तर को लिखना है। अब अगर हम लोग शुरुआत करें तो कैसे करें? तो जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये प्रश्न क्यों पूछा गया। अगर वो हाल ही में चर्चा में है तो उसे उठाकर हम उसका वहां पर जो है क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं और शुरुआत वहां से देके फिर आगे बढ़ते चले आएंगे।
ठीक है। तो अब हम यहां पर क्या करें, तो हम कह सकते हैं कि हाल ही में वैज्ञानिकों की एक टीम ने, ठीक है ना, 2019 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने 6वें व्यापक विलोपन की बात कही है, जिसके माध्यम से ये चर्चा में आ गया है। जैसा कि हमें पता है कि हम प्रत्येक वर्ष अर्थ ओवर शूट डे मनाते हैं। अब अर्थ ओवर शूट डे क्या है, ठीक है ना, आपको ये लगेगा क्योंकि वहन क्षमता की बात हो रही है। अब वहन क्षमता की अगर बात हो रही है तो हम यहां पर बहुत सारी चीजों को देखेंगे कि दिमाग में आएगा सर वहन क्षमता क्या है। तो पहले आओ वहन क्षमता को समझ ले, ठीक है ना, कैरिंग कैपेसिटी को समझ लें। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता वो क्षमता होती है जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र अपने आप को नुकसान पहुंचाए बिना एक बड़ी जनसंख्या आकार की जरूरतों को पूरा करता है। फिर से सुन लीजिएगा, किसी पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता वह क्षमता होती है जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र अपने आप को नुकसान पहुंचाए बिना एक बड़ी जनसंख्या आकार की जरूरतों को पूरा करता है। वहन क्षमता कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है। अब साधारण शब्दों में इसे समझे तो क्या है, पहले इसे लिख लीजिए, तो फिर इसे आइए देखिए कैसे हम लोग इसको लिखते, तो फिर इसको मैं साधारण शब्दों में आपको बताऊं कि इसे कैसे समझा जाए, ठीक है ना। बहुत आसान है, टफ कुछ नहीं है, बस शब्द जो दिए हैं उसी से ही काम कर लेना है और ये हम सीखेंगे। मैं जब आपका सिलेबस शुरू करूंगा तो उस सिलेबस में मैं आप लोगों से बोलूंगा कि कैसे करना है ये, ठीक है ना। मैं आपको पढ़ाते समय कुछ जो है क्या कहते हैं लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन दूंगा, जो पढ़ा है उसी को ही लिख के दिखाओ। एक बार, 2 बार, 3 बार, या आप ग्रुप में स्टडी अगर कर रहे होंगे तो आप तेजी से क्या करते रहेंगे, एक दूसरे को, मान लीजिए 4 लोग हैं, आप मिलकर तैयारी करते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको जो पढ़ाया, आपने प्रश्न लिखा, आपने प्रश्न लिखे, अब किससे चेक कराओ कि ये सही है या नहीं है, तो कुछ नहीं, आपका जो ग्रुप है उन्हीं को एक दूसरे से कॉपी ले ली, जिनका लिखा है। ए ने अपनी कॉपी सी को दे दी, बी ने अपनी कॉपी डी को दे दी, डी ने अपनी कॉपी, ऐसे करके, ठीक है ना, एक दूसरे को कॉपी देके तू चेक कर। तो सबसे पहले तो अपने मित्र को संतुष्ट करना शब्दों से, यही बहुत बड़ा खेल है। जो व्यक्ति अपने विचारों से अपने मित्र को संतुष्ट कर ले जाएगा, जो उसमें प्रश्न नहीं पूछ पाए आपका मित्र, तो फिर तो एग्जामिनर तो ऐसे ही आपका बात समझ जाएगा कि क्या है, ठीक है ना। तो ये तरीके होते हैं कैसे किया जाए, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, किसी पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता वह क्षमता होती है जिसमें पारिस्थितिकी स्वयं को नुकसान पहुंचाए बिना स्वयं को नुकसान पहुंचाए बिना एक बड़ी जनसंख्या आकार की जरूरतों को पूरा करते हैं, की जरूरतों को पूरा करते हैं। यही कहलाता है आपका क्या, कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि वहन क्षमता पारिस्थितिकी। अब आसान शब्दों में इसे मैं समझाऊं, लिखेंगे ऐसे, आसान शब्दों में समझो तो कैसे, ठीक है ना। हमें यह पता है कि हमारे पृथ्वी पर मौजूद संसाधन जो तत्व हैं, ये सभी एक चक्रण व्यवस्था, पुनर्चक्रण व्यवस्था में रहते हैं। तभी तो पारिस्थितिकी तंत्र में हम लोग जैव भू रासायनिक चक्र पढ़ते हैं, जिसमें हमें पता होता है वही तत्व जिनसे मिलकर बना है, वो तत्व एक चक्र को पूर्ण करते हुए अपने आप को बनाए रखते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए पारिस्थितिकी तंत्र हमारी पृथ्वी में, ठीक है ना, या हमारी पृथ्वी ने मान लीजिए 1 साल में, कितने साल में, 1 साल में, ठीक है, मान लीजिए 100 किलो
कितना? 100 किलो प्राकृतिक संसाधनों का पुनर्चक्रण किया, ठीक है ना, यानी 100 किलोग्राम प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण किया पृथ्वी ने, ठीक है, 1 साल में। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ये कितने दिन तक चलेगा। अब ये कैसे पता चलेगा? वैश्विक जनसंख्या और उस जनसंख्या की खपत के आधार पर इस संसाधनों को हम देखते हैं कि ये कितने दिन चलेगा। तो हम ये मानते हैं कि 1 साल तक मान लीजिए ये चला, ठीक है। अब जब ये कितने दिन चलेगा और उस डेट के अलावा मान लीजिए ये चलना होता अगर अगस्त तक, जैसे 22 अगस्त 2020। अब ये कहेंगे सर आपने यही डेट क्यों ली, ये भी बताऊंगा क्यों ली, ठीक है ना, क्योंकि ये अर्थ ओवरशूट डे है। हर साल ये अलग अलग होता है, याद रखिएगा, अर्थ ओवरशूट डे। इस बार का, इस साल का कितना है? 22 अगस्त 2020। यानी हमारी पृथ्वी ने जो संसाधन 1 साल में बनाए थे उनका उपयोग 22 अगस्त 2020 तक खत्म हो जाएगा, जितना उसने पुनर्चक्रण किया था। अब अगर आप इस मात्रा से अधिक खर्च करेंगे तो आप क्या करेंगे? जो पुनर्चक्रण हुआ मूलधन से खाएंगे। यानी कि मान लीजिए आपने कुछ पैसा अकाउंट में जमा किया, आपने मान लीजिए रिटायर हो गए, सेलेक्ट हो गए, आपने 20 लाख रुपए जो है मान लीजिए जमा कर लिए अपने अकाउंट में, बैंक में, और फिर आपको बैंक ब्याज दे रहा, आपने सोचा उसी ब्याज से आपका जीवन यापन अब होना है। तो आपको पता चला कि 6% रेट के हिसाब से बैंक ने मान लीजिए आपको जितना भी आपने पैसा जमा किया हो, तो आपको ये लगा कि बैंक जो है मुझे हर साल मान लीजिए 24,000 रुपए दे रही है, ठीक है, ब्याज, ठीक है ना। तो आपने सोचा ठीक है, हर महीने 2,000 रुपए का ही मेरा खर्चा है, तो मैं तो ब्याज से ही अपना जीवन काट लूंगा। मूलधन जो मैंने जमा किया है, जिस पर ये 24,000 ब्याज मिल रहा है, उसको मुझे खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। आपने ये सोच लिया, ठीक है ना। अब आपका जीवन यापन चल रहा है, लेकिन पता चला कि आपकी तबीयत खराब हो गई, या कोई मेहमान आ गया, या किसी कारणवश आपका खर्चा बढ़ गया। अब क्या होगा? अब ऐसे कंडीशन में आपको तो ब्याज 24,000 1 साल का मिल रहा है। अब आपका खर्चा ही पूरे साल का मान लीजिए हो गया 30,000 रुपए, तो अब ये 6,000 रुपए कहां से आएगा? तो आप क्या करोगे? अपना 6,000 रुपए जो मूलधन आपने जमा किया था उसमें से खर्च करोगे। अब अगली बार जो आपको ब्याज मिलेगा, तो आपने जो अपने मूलधन से भी खर्च कर दिया है, उस पैसे को निकालकर जो बचा पैसा होगा उस पर ब्याज मिलेगा। यानी अगले साल आपका ब्याज और कम हो जाएगा। और ऐसे करते हुए आपने फिर और अपनी खपत बढ़ा ली, यानी खर्चा कर दिया, तो फिर अगले साल और मूलधन कम, और खर्चा बढ़ा लिया अगले साल, तो पता चले ब्याज के बाद और खर्चा बढ़ गया, तो और मूलधन का। एक समय ऐसा आएगा कि सारी चीजें क्या हो जाएंगी? बिगड़ जाएंगी। तो ओवरशूट डे क्या होता है? ओवरशूट डे होता है कि पृथ्वी में संसाधन कितने समय के लिए, एक वर्ष में किस डेट के लिए मौजूद है, और जब उस डेट को पार कर लिया जाता है तो इसका मतलब अब आप मूलधन से दोहन करना शुरू कर रहे हो, ठीक है। तो वहन क्षमता हमें पता चल गई। अब सतत विकास की बात करते हैं, यहां पर सतत विकास की बात आई, ठीक है। तो सतत विकास क्या होता है उसको आइए समझ लेते हैं। तो सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर हम लोग समझें तो इसको समझना आपको है, तो आप थोड़ा पीछे जाइए। किस में जाए? हम जाते हैं आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है ना, या ब्रुटलैंड सम्मेलन 1987 या 84 के आसपास ऐसे ही कुछ हुआ, ठीक है ना। और यहीं पर ही सतत विकास की अवधारणा दी गई। ये क्वेश्चन भी पूछा गया इस बार, यूपीपीसीएस में पूछा गया। अगर आप में से किसी ने दिया होगा तो आपको पता भी होगा, ठीक है ना। तो सतत विकास की अवधारणा दी गई थी ब्रटलैंड सम्मेलन या आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है ना, उसमें दी गई। उसमें कहा गया कि भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए संसाधनों की वहन क्षमता जो है उसको कम किए बिना हम वर्तमान की अपनी जरूरतों को पूरा करें। अर्थात जो प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, हम उनका उपभोग इस प्रकार से वर्तमान समय में करें कि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए संसाधन खत्म ना हो जाए, कम ना पड़ जाए।
यही ही विकास सतत विकास कहलाता है। अब देखिए, केयरिंग कैपेसिटी, खर्च कर रहे हो, कितना खर्च कर सकते हो कैपेसिटी। सतत विकास कि किस प्रकार से करना है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे, बस इन दोनों को अब मिक्स कर सकते हैं हम लोग। और यही मिक्स करके हमें अब क्वेश्चन बनाना होगा, यानी कि आंसर राइटिंग करनी होगी, तब हम बताएंगे कि क्या इसकी चीजें हो सकती हैं, किस किस प्रकार से हो सकती हैं, ठीक है ना। और हम आंसर को आगे बढ़ाकर लिख सकते हैं इसमें। तो पूरी एक रूपरेखा है, मैटर मिलेगा, मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। उसे पढ़िएगा और अपने पास से कोशिश करिएगा प्रश्न लिखने की, ठीक। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें, और भी प्रश्न बहुत पूछे गए हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, एक क्वेश्चन ये आया 2018 में। कब आया? 2018 में। क्या है? निरंतर उत्पन्न किए जा रहे या फेंके गए ठोस कचरे की विशाल मात्राओं का निस्तारण करने में क्या क्या बाधाएं हैं। हम अपने रहने योग्य परिवेश में जमा होते जा रहे जहरीले अपशिष्टों को सुरक्षित रूप से किस प्रकार से हटा सकते हैं। अब ये 2018 में क्वेश्चन आया, ठीक है ना। अब जब 2018 में क्वेश्चन आया तो इसको कैसे करें हम लोग। ठोस कचरा एक बड़ा ही जो है सरदर्दी का विषय बना हुआ, और सीधी सी बात है, जो विकासशील देश हैं वो विकासशील देशों में नव निर्माण होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो ठोस कचरा तो जो है क्या है, आएगा ही आएगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सीधी सी बात है। अब जब ठोस कचरा, तो भारत तो उनमें से एक है। अब हम इस उत्तर को कैसे लिखें, क्या करें। तो हमें क्या करना है, पहले कुछ डाटा देना है, ठोस कचरा क्या होता है उसको बताना है, और फिर उस डाटा के तहत हमें देखना है कि ठोस कचरे का निपटान कैसे किया जाए, ठीक है ना। तो यानी अगर हम लोग बात करें ठोस कचरे को लेकर, ठीक है, या प्रबंधन को लेकर, तो पहले तो हम लोग यहां पर डाटा देंगे या परिचय देंगे, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें यहां पर ठोस कचरे का निपटान कैसे करें, का निपटान, ठीक है। फिर एक और चीज हमें ध्यान देनी होगी, क्या, विषैले कचरों को अलग कैसे करें, को अलग कैसे करें, कैसे करें। और फिर क्या देंगे हम लोग, समाधान या सुझाव, समाधान या सुझाव। तो ऐसे करके अब हमें जो है लिखना है यहां पर। अब अगर हम लोग बात करें तो ठोस कचरा क्या होता है, घरों में या औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले जो, जैसे प्लास्टिक की बोतल हो गए, कपड़ा हो गया, प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, ये सब ठोस कचरे के अंतर्गत आते हैं। और भारत जैसे विकासशील देश में तो ये बढ़ता ही जाएगा दिन पे दिन, और आबादी भी बढ़ रही है, ठीक है ना। अब अगर हम लोग बात करें तो ये बात हो गई। अब अगर हम लोग डाटा की बात करें तो क्या होगा, भारत जैसे देश में हर वर्ष 55 मिलियन टन नगर पालिका ठोस कचरा उत्पन्न होता है। कितना? 55 मिलियन टन नगर पालिका ठोस कचरा हर वर्ष, ठीक है ना। और 8 मिलियन टन औद्योगिक कचरा उत्पन्न होता है। कौन सा? औद्योगिक कचरा, 8 मिलियन टन, ठीक है ना। यह हर वर्ष होता है, ठीक। ये आपको बताना होगा वहां पर कि भारत में यह व्यवस्था है। और तो और नीति आयोग के अनुसार, किसके अनुसार? नीति आयोग के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो नीति आयोग कहता है कि हर रोज भारत में नगर पालिकाओं से लगभग 1,70,000, ठीक है ना, टन, ठीक, ठोस कचरा नगर पालिकाओं के द्वारा या शहरों के द्वारा जो है छोड़ा जाता है हर रोज। और इस कचरे के प्रबंधन के लिए जो हमारे स्थानीय, शहरी स्थानीय निकाय हैं, यूएलबीज हैं, वो इसके प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए, ठीक है ना, हर रोज 1500 से 1500 रुपए प्रति टन के हिसाब से खर्च करते हैं इसके प्रबंधन के लिए, इस ठोस कचरे के, ठीक है ना। इस कचरे के प्रबंधन के लिए यूएलबीज जो हैं, शहरी स्थानीय निकाय, वो 500 से 1500 रुपए
प्रति टन के हिसाब से खर्च करते हैं, जिसमें से 60 से 70% पैसा तो सिर्फ जो है संग्रहण में खत्म हो जाता है, 20 से 30% पैसा परिवहन में खर्च हो जाता है, लेकिन उपचार या निपटान के लिए बहुत ही कम राशि बचती है खर्च होने के लिए। ये डाटा आ गया यहां पर निकलकर, ठीक है ना। अब ठोस कचरों का निपटान कैसे किया जाए, ठीक है, तो सीधी सी बात है, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजियों का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो लैंडफिल जो एरिया है उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार की चीजों पर ध्यान देना होगा। विषाक्त कचरे को कैसे जो है अलग किया जाए, तो इसके लिए हमें बायो रेडिमिएशन अपनाना होगा, रेमेडिएशन, फाइटो रेमेडिएशन अपनाना होगा, केमिकल प्रोसेस अपनाना होगा, ठीक है ना। यानी क्या, बायो रेमेडिएशन का मतलब है कि ऐसे जो है बैक्टीरिया जीवाणुओं का प्रयोग करना पड़ेगा जो है जो कचरे का विषैलापन है या तो उसको खत्म कर दें या उसको कम कर दें। फाइटो रेमेडिएशन का मतलब है पेड़ पौधों को लगाना होगा जो मृदा में उपस्थित जो इन कचरों के माध्यम से जो जहरीला जो है पदार्थ नीचे जा रहा है उसको कम कर दें या खत्म कर दें, ठीक है ना। रासायनिक तौर पर हमें क्या करना होगा कि उसमें कचरे पर ठोस दबाव और ओवरक्लाउडिंग की सहायता से उसे रासायनिक या इलेक्ट्रोकेमिकल में बदलना होगा, जिससे क्या होगा, केमिकल बन सकते हो या ईंधन मिल जाए, ठीक है ना। नई नई तकनीकियों का प्रयोग करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इस प्रकार से विषैले पदार्थ के लिए हो गया। अब समाधान या सुझाव के लिए सरकार को नीति बनानी पड़ेगी। ठोस कचरा प्रबंधन 2016 की जो नीति है उसे क्या करना पड़ेगा, मजबूती के साथ लागू करना पड़ेगा। राज्य सरकारों को इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। खाली हम लोग ये एक तैयारी के तौर पर देखा कि क्या है। और भी प्रश्न पूछे गए, ठीक है ना। और प्रश्न पर अगर मैं बात करूं, जैसे ये पूछा है 2018 में, आर्द्र भूमि क्या है, आर्द्र भूमि संरक्षण के संदर्भ में बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग की रामसर संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। भारत में रामसर स्थलों के 2 उदाहरणों को भी दीजिए। अब आर्द्र भूमि क्या होती है, तो अब इसका कैसे ग्राफ बनाया जाए। आर्द्र भूमि क्या है, आर्द्र भूमियों का वर्गीकरण, आर्द्र भूमियों की आवश्यकता या विशेषता, ठीक है ना, ठीक है। आर्द्र भूमियों का उपयोग और फिर आर्द्र भूमियों का जो है क्या कहते हैं, क्षरण, और फिर उसको रोकने के समाधान, फिर रामसर स्थल, इस प्रकार से देंगे हम लोग। तो आर्द्र भूमियों के बारे में फिर इस तरीके से पारिस्थितिकी में क्यों आवश्यकता है, पारिस्थितिकी में इसका होना क्यों जरूरी है, इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाए। भाई मैंने बताया आर्द्र भूमियां होंगी तो क्या होगा, सीधी सी बात है, आर्द्र भूमि कम होने पर मैग्रोव वन हो जाएंगे कम। अब जब मैग्रोव वन कम हो जाएंगे तो सीधी सी बात है, उष्ण चक्रवाती तूफान या सुनामियां जो आती हैं तो वो आके तटों को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी, शहरों को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। तो इस प्रकार से एक ग्राफ बन जाता है, ठीक है ना। और हमें उत्तर लिखना होता है, और यही ही प्रैक्टिस मैं आपको सिखाऊंगा विषय को समझते हुए। बस पेशेंस रखिएगा, थोड़ा जो कहा जाए एक अपने अंदर जो है ये सोच के चलिएगा कि मुझे सीखना है, ठीक है। आपने भाई प्री दिया होगा, मेंस देने जा रहे होंगे, आपने स्वयं भी पढ़ा होगा। जब मैं कई बार मैं बताऊंगा चीजों को तो हो सकता है आपको समझने में कुछ दिक्कत आए, ठीक है ना, हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा कसर नहीं छोड़ूंगा कहीं, ठीक। लेकिन आपको क्या करना, संयम रखना होगा। आएगा कैसे नहीं समझ में, एक बार आपकी और मेरी जब ट्यूनिंग बन जाएगी, मेरे शब्दों को आप सुनेंगे, जब समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली मैं क्या कहने वाला हूं या मैं क्या कहना चाहता हूं आप समझ जाएंगे, और विषय पर आपकी पकड़ बन जाएगी। और याद रखिएगा, लगभग में 50 से 60 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं मेंस में, पेपर थर्ड में, ठीक है ना। और प्री में तो आपको खुद ही देखते होगे कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्री वाले पर भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। और मेंस वाले को देखते हुए चलेंगे, प्री में कैसे क्वेश्चन बन जाता है उस पर बात करेंगे, ठीक। तो अब मिलेंगे हम लोग, अपना सिलेबस शुरू करेंगे, तब तक
तक इस मैटर को मैं जो आपको दूंगा उसमें 2-3 क्वेश्चन को लिखने की आप कोशिश करिएगा, ठीक है ना। उस मैटर को समझ के अपने तरीके से लिखिएगा, फिर अपने दोस्त को दीजिएगा कि वो भी समझे और वो बताए कि उसे कहां समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके प्रैक्टिस करिएगा। अब हम लोग मुलाकात करेंगे अपने सिलेबस की शुरुआत करते हुए, जहां हम पारिस्थितिकी का परिचय करेंगे, उसका अर्थ क्या होता है, इन सभी विषय पर। यानी अब विषय की शुरुआत होगी, तो बिल्कुल कमर कस के तैयारी करने के लिए बैठ जाइए और बढ़िया से अपने मन को और अपने विश्वास को बढ़ाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।